एपिसोड 91 हेडशॉट। जमुनाबाई का कोठा। जैसे ही रूपा ने सामने अखंड सिंघानिया को खड़े हुए देखा तो वो एकदम शॉक रह गई। वो कुछ रिएक्ट भी करती उससे पहले ही सामने से रघु आया और अखंड उसे देखते ही तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। उसने कुत्ते की तरह रघु की पिटाई करना शुरू कर दिया था और रघु की दर्द भरी चीख वहां पर गूंजने लगी थी। आज तक किसी ने उसकी इस तरह से पिटाई नहीं की थी। अखंड से भी उसकी एक बार पहले पिटाई हो चुकी थी, लेकिन तब भी उसने अखंड का ये वाला रूपा नहीं देखा था। अखंड लगातार उसके पेट पर पंच मारे जा रहा था और अब रघु के मुंह से खून बहने लगा था। अखंड गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चांद को यहाँ लाने की? एक बार पहले भी तूने ये गुस्ताखी की थी, तब मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मुझे मेरी चांद कहाँ है? ये बोलकर उसने जोर से रघु को धक्का दिया तो रघु सीधा जमीन पर गिरा। रूपा गुस्से से गरजते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने अब रघु को हाथ भी लगाया तो तुम होते कौन हो मेरे आदमी को इस तरह से पीटने वाले? और तुम अंदर कैसे आए? चलो यहाँ से बाहर निकलो। अभी वो बोल ही रही थी कि अखंड ने अपनी कमर से गन निकाली और अगले ही पल सीधा उसके गन से निकली हुई गोली रूपा के माथे से आर पार हो गई। रूपा एक लाश बनकर सीधा नीचे जमीन पर गिरी। उसे न तड़पना का मौका मिला और न ही बचने का। उसका सर पूरी तरह से फट चुका था और जमीन पर उसकी लाश को देखकर वहां पर खड़ा हर एक आदमी चौंक गया था। रूपा का इस तरह से मर्डर होगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वही जब रघु ने रूपा को इस तरह से देखा तो उसके भी हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए। उसने अब एक नज़र अखंड को देखा, जो रूपा का ये हाल कर सकता था वो उसका क्या हाल करेगा ये तो वो सोचना भी नहीं चाहता था। वो बस जल्दी से अब वहां से भागना चाहता था, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागने लगा। अखंड ने जब उसे भागते हुए देखा तो अपनी गन से एक बार फिर से शूट किया और इस बार गोली सीधा रघु के पैर में लगी। अखंड के बॉडीगार्ड्स को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अखंड खुद ही इस वक्त इतना एक्शन मोड में था कि और किसी की बारी ना आने वाली थी और ना ही आ सकती थी। रघु अब और भी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगा। उसका पूरा पैर खून से लहूलुहान हो चुका था और उसकी ऐसी हालत देखकर कोई और तो आगे आ भी नहीं सकता था। हर किसी का चेहरा डर से कांपने लगा था। वहां पर लोग तो बहुत थे, लेकिन मर्दों की थोड़ी कमी थी जो औरतों की दलाली करें। उन्हें मर्द तो कहा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वहां पर खड़ी कुछ लड़कियों की आंखों में नमी थी। रूपा और रघु की ऐसी हालत देखकर नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी को महसूस कर, क्योंकि वो भी मून की तरह जबरदस्ती यहाँ पर लाई गई थी। अगर उस पूरे कोठे में 100 लड़कियों थी तो 100 में से 50 बहुत थी जो रोज खून के आंसू बहती थी और रूपा उन आंसुओं से पैसे कमाती थी। अखंड ने वहां पर खड़ी सारी लड़कियों और लड़कों की तरफ एक सर्द नजरें डालते हुए कहा, मेरी चांद कहाँ है? और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि मेरी चांद है कौन। ये बोलते हुए उसका चेहरा काफी ज्यादा सख्त था। एक लड़की ने अपना कांपता हुआ हाथ सामने की तरफ उठाया जहां पर वो कमरा था जहां चांद थी। अखंड ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा जो पहली मंजिल पर था और अगले ही पल अब उसके कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुके थे। ऊपर भी काफी सारे गॉड्स खड़े थे, जिनमें से कुछ तो सुकन्या के कमरे के बाहर ही खड़े थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं थी अखंड के सामने आने की। अखंड सीधा उस कमरे की तरफ आया। उसे कमरे का दरवाजा बंद था जहां मून मिस्टर गर्ग के साथ थी। वहीं दूसरी तरफ मून बिस्तर पर लेटी हुई थी और मिस्टर गर्ग उस पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मून किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ मिस्टर गर्ग के चेहरे पर थे और मिस्टर गर्ग का चेहरा लगभग से मून के गर्दन पर झुका हुआ था। वो उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। मून की गर्दन पर कुछ निशान दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि मिस्टर गर्ग अपनी घटिया हरकतों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। उनके काटने की वजह से मून की गर्दन पर खून की बूंदें भी साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर गर्ग गुस्से से गरजते हुए बोले, अपनी ये फालतू की कोशिश करना बंद कर दे मून सिंघानिया, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर उन्होंने जोर से मून पर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अचानक से दरवाजा खुला। मून एकदम चौंक गई। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। अखंड दरवाजे पर खड़ा है, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। उसका चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ था, लेकिन अब उसने जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर अखंड को देखकर उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा जोरों से बहने लगे। वही मिस्टर गर्ग भी पलटकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे और अखंड को अपने सामने देखकर उनके होश उड़ चुके थे। अखंड एक पल के लिए बिल्कुल रुक चुका था। सबसे पहले उसकी नज़रें मून के चेहरे पर थी और फिर धीरे धीरे जब उसकी नज़रें मून के गर्दन पर गई तो एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतना ही काफी था ये जानने के लिए कि अब उसे क्या करना है।
वो तुरंत आगे की तरफ आया। मिस्टर गर्ग खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिस्तर से उठते उससे पहले ही अखंड ने उन्हें गिरेबान से पकड़ा और उन्हें जोर से धक्का दिया तो वो बेड पर ही दूसरी तरफ जाकर फैल गए। मून जल्दी से बिस्तर से उठी और अखंड के सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, अब आप ठीक तो है ना मिस्टर सिंघानिया? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? उसकी बात से अखंड मुस्कुराया और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ चांद, लेकिन किसी और की बारी आ गई है सीधा नरक जाने की। ये बोलकर वो जल्दी से मिस्टर गर्ग की तरफ बढ़ गया। मिस्टर गर्ग एक बार फिर से बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। अखंड ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को जोर से उनके सिर पर मारा तो वो दर्द से चिल्ला उठे। उस गन का पिछला हिस्सा उनके माथे पर लगा था, जिसकी वजह से उनके माथे में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अखंड ने अब उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और लगातार उन्हें उस गन की बैक से मारते रहे तो मिस्टर गर्ग दर्द से तड़पते रहे। जिसे उसकी चांद को हाथ लगाने की कोशिश की हो, भला अखंड उस इंसान को कैसे छोड़ सकता था। और मून रोते हुए अखंड के इस पागलपन को देख रही थी। वो जल्दी से अखंड के पास आए और बोली, मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, आप तकलीफ में हैं, अभी अभी आपकी सर्जरी। उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही अखंड ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और खोई हुई आवाज में बोला, किसी ने मेरे चांद को हाथ लगाया और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? ऐसा कैसे हो सकता है चांद? इस इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसकी वजह से मेरी चांद की आंखों में आंसू आया है, उन सबको सजा मिलेगी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से मिस्टर गर्ग के सिर पर उस गन से वार करना शुरू कर दिया था। मून अब बस अखंड को देखती रह गई। जब तक मिस्टर गर्ग एकदम शांत नहीं हो गए तब तक अखंड ने उन्हें नहीं छोड़ा और फिर जब एक झटके से उसने मिस्टर गर्ग को लात मारी तो मिस्टर गर्ग सीधा जमीन पर जाकर गिरे। अखंड को इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था जमुना बाई के पूरे कोठे को आग लगा दे। तभी कोठे के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां लगातार आकर रुकने लगी। वो सारी गाड़ियां पुलिस की टीम की थी। वहां पर पहुंचने से पहले ही अखंड ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। हालांकि उसे इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो अपनी चांद को नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो चाहता था कि ये कोठा पूरी तरह से खत्म हो जाए। मून रोते हुए वही साइड में खड़ी थी। अखंड उसके पास आया और बोला, चांद। अगले ही पल मून अचानक से उससे दूर हो गई। जब वो पहले अखंड के सीने से लगी थी तो वो शायद वो सारी बातें भूल गई थी जो रूपा ने उससे कही, लेकिन अब वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अखंड ने जब उसे इस तरह से पीछे हटते हुए देखा तो हैरान रह गया। मून रोते हुए बोली, आपको पता है मिस्टर सिंघानिया में मैं वेश्या। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड चिल्ला कर बोला, खबरदार अगर फालतू की बकवास की तो। मून का रोना अब सिसकने में बदल गया। वो सिसकते हुए बोली, लेकिन सच तो यही है ना मिस्टर सिंघानिया की मैं एक वैश्या की बेटी। अखंड तुरंत उसके पास आया और उसे कंधों से पकड़कर बोला, सीरियसली तुम ये बात कर रही हो? क्या तुम इन सब चीजों को मानती हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम की ये पहचान है? मून ने अपना चेहरा में हिलाया। अखंड एक बार फिर से बोला, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी मर्जी नहीं थी, उनके साथ जबरदस्ती की गई थी और उनके साथ ही नहीं ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ इस तरह से जबरदस्ती की जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं वो वैश्या हो गई है चांद। अगर कोई जानबूझकर गलती की तो उसे गुनहगार कहा जा सकता है, लेकिन जिसके साथ खुद गुनाह हो उसे किस लिए गुनहगार ठहराया जाएगा? तुम खुद को नहीं संभालोगी तो उन्हें कौन संभालेगा? तुम्हें तो उन्हें भी संभालना होगा। बहुत बर्दाश्त किया है उन्होंने, अब तुम्हें उन्हें एक सुकून की जिंदगी देनी होगी। उसकी बात सुनकर मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। अखंड ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस बात का कितना सुकून मिल रहा था उसे कि वो अपनी चांद के साथ कुछ गलत होने से पहले वहां पर पहुंच गया। अगर आज उसके चांद के साथ कुछ गलत हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अखंड मून को लेकर बाहर की तरफ आया। इंस्पेक्टर ने सारी सिचुएशन को संभाल लिया था। उन लोगों ने सभी लड़कियों को एक गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन के लिए भेज दिया था और वहां पर खड़े सभी मर्दों को भी हिरासत में ले लिया गया था। रूपा की लाश और रघु जो अब तक लास्ट बन चुका था उसे भी ठिकाने लगाने के लिए भेज दिया गया था। मून की नजरें इधर उधर घूम रही थी। तभी उसका ध्यान एक कोने में बैठी सुकन्या जी पर गया। उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। इंस्पेक्टर ने उसे हैवान को भी अपने काबू में ले लिया था जो सुकन्या जी के साथ उनके कमरे में था। उसकी तो अच्छे से सुताई की जाने वाली थी। मून अब जल्दी से सुकन्या जी की तरफ बढ़ गई। अखंड चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। मून सुकन्या जी के पास आए और उनका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी वजह से आपको इतना टॉर्चर। सुकन्या जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मून।
एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ेगी तो और किसके लिए लड़ेगी। उनकी बात सुनकर मून का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। वो भी तो अखंड से इसी बात पर लड़ाई करती रही कि अखंड ने जानबूझकर उसकी मिसकैरेज करवाया, जबकि ये बात सच भी नहीं थी। एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है और उनके लिए किस हद तक जा सकती है, ये बात वो बहुत अच्छे से समझ सकती थी। एपिसोड 92 क्या तुम एक काम करोगी चांद। सिंघानिया मेंशन। अखंड और मून वापस सिंघानिया मेंशन आ गए थे और सुकन्या जी भी उनके साथ ही थी। जैसे ही वो अंदर की तरफ आए, अंदर हॉल में टहल रही सुहासिनी जी तुरंत भागते हुए उनके पास आए और साथ ही साथ कृतिका जी जो सोफे पर बैठी रो रही थी, वो भी तुरंत अपनी जगह से उठकर अखंड के पास आ गई। उन्होंने जल्दी से अखंड के चेहरे पर अपना हाथ रखा। उन्हें अखंड की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वही सुहासिनी जी ने मून को अपने सीने से लगा लिया था। अभी तक सुकन्या जी पर किसी का ध्यान दिया ही नहीं था। एकांश जी अखंड की तरफ देखते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना अखंड। अखंड ने अपना सर हाँ में हिलाया। उन्होंने एक बार फिर से कहा, तुम प्लीज खड़े मत रहो, तुम आओ इधर सोफे पर बैठ जाओ। अखंड ने मून की तरफ देखा। मून भी तुरंत बोली, हाँ मिस्टर सिंघानिया, आपको रेस्ट की जरूरत है। अखंड उसका हाथ थामा और अब बोला, तुम परमानेंट मेरे साथ हो तो मुझे रेस्ट ही रेस्ट करना है, लेकिन पहले कुछ बातें हो जाए। ये बोलकर अब वो अभिनव जी और सुहासिनी जी की तरफ देखा। अभिनव जी भी मून को ही देख रहे थे। मून का दिल धक धक कर रहा था। अपनी सच्चाई सबके सामने आते हुए देख उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। अखंड ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया और बोला, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप इन्हें तो देख ही रहे होंगे। ये बोलते हुए उसने सुकन्या जी की तरफ देखा। अब हर किसी की नज़र सुकन्या पर गई। सुकन्या जी ने अपना चेहरा झुका रखा था। उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया हुआ था क्योंकि वो ज्यादा चलने की हालत में नहीं थी। सब उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगने लगा। अखंड ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये सुकन्या जी है, मून की मॉम। ये बोलकर अब उसने अभिनव जी और सुहासिनी जी को एक बार फिर से देखा तो उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो अब और भी ज्यादा हैरानी भरी नजरों से सुकन्या जी को देख रहे थे। अखंड उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिस हालत में आपको मून मिली थी, वो हालत नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। एक मजबूर माँ ने अपनी जान का टुकड़ा जिस हालत में छोड़ा था, उस हालत से ही आप उसकी मजबूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों ने मून को बहुत प्यार किया है, लेकिन जो सुकन्या जी ने मून के लिए किया है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर वो मून को आपके पास नहीं छोड़ती तो शायद आज मून की जिंदगी बहुत ही घटिया हालत में होती। उसके साथ जो कुछ हो रहा होता वो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत किया है मून के लिए और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। हम उनका ख्याल रखें, उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे और मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। जिसे मून को आपकी झोली में डाला उसके लिए आपके दिल में क्या जगह होगी ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। सुहासिनी जी और कृतिका जी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सुकन्या की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस दौर से गुजरी होगी। सुहासिनी जी हल्का सा मुस्कुराए और सुकन्या जी की तरफ बढ़कर बोली, जिन्होंने मुझे मेरी मून को दिया है, भला उनके लिए तो मैं बेशक से कुछ भी कर दूं कम ही होगा। आपने जो एहसान मेरी झोली भरकर किया है ना, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती सुकन्या जी, लेकिन आपका दर्द थोड़ा कम कर सकती हूँ। आज से आप हमारे साथ रहेंगे मेरी बहन बनकर। सुकन्या जी की आंखों में आंसू आ गए और साथ ही साथ होठों पर मुस्कुराहट भी। कृतिका जी तुरंत बोली, अब मेरी दो समधन होगी, दोनों पर हुक्म चलाया करूंगी। उनकी बात पर सुहासिनी जी और सुकन्या जी एक बार फिर से मुस्कुराई। कृतिका जी और सुहासिनी जी सुकन्या जी को अंदर की तरफ ले गई ताकि एक रूम में उन्हें अच्छे से शॉवर दिलाया जा सके और फिर उनके कपड़े बदले जा सके। वही मून अखंड के साथ रूम में चली गई थी। वो अपने रूम में नहीं आई थी बिकॉज उनका रूम ऊपर सीढ़ियां चढ़कर था, जबकि अखंड के लिए फिलहाल इतना सब कुछ मुश्किल था। अखंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मून अब अखंड को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो उसे नीचे वाले रूम में लेकर आए और आकर उसे बेड पर बिठा दिया। अखंड हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। मून उसे घूरते हुए बोली, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दांत निकाला ना आपने, सारे दांत तोड़ दूंगी मैं। आए बड़े हीरो बनने वाले, देखिए कितनी चोटें लगवा लिया आपने। ये बोलते हुए वो उसकी गर्दन के पास लगी हुई चोट को देख रही थी, जो किसी के नाखून के निशान थे। मून जल्दी से सामने कैबिनेट की तरफ गई और फिर वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर आई। अभी कुछ ही देर में डॉक्टर भी आने वाले थे जो अखंड की बैंडेज करने वाले थे। उसके स्टिचेस थोड़े खराब हो चुके थे, जिन्हें दोबारा मरहम पट्टी की जरूरत थी, लेकिन तब तक मून उसके दूसरे जख्मों पर तो दवा लगा ही सकती थी।
वो जैसे ही अखंड के पास वो मेडिकल बॉक्स लेकर आई, अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और फिर खुद अपनी जगह से उठ गया। मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अखंड कॉटन मून के हाथों से अपने हाथ में लेकर बोला, चोट तो तुम्हें भी लगी है ना? पहले तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं, उसके बाद तुम बेशक से जो मर्जी करती रहना। उसकी बात सुनते हुए मून हल्का हल्का मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। अखंड ने अपने हाथों में पकड़ी हुई कॉटन पर डिटेल लगाया और फिर मून की गर्दन पर बने हुए जख्म साफ करने लगा जो मिस्टर गर्ग के हाथों से बने थे, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने उसे अपने होठों से काटा था वो भी बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। मून अचानक से बोली, मैं शॉवर ले लेती हूँ। ये बोलकर वो जैसी अपनी जगह से उठने लगी, अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, कोई जरूरत नहीं है, बेशक से तुम्हें किसी ने भी हाथ लगाए हो चांद, लेकिन तुम हो तो मेरी ना। मुझे उन लोगों की छुअन तुम्हारे बदन से हटाने के लिए तुम्हें साफ करना जरूरी नहीं है। बेशक से तुम्हें कोई भी हाथ लगा दे, लेकिन तुम्हारा बदन सिर्फ मुझे महसूस करता है, इतना काफी है मेरे लिए। और अभी तुम काफी थक गई हो, इसलिए बस थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद बेशक से शॉवर ले लेना। मून की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। कहाँ वो सोच रही थी कि अखंड ये बात जानकर उसे अपनाने से इनकार ना कर दे कि वो एक वैश्या की बेटी है, और कहाँ अखंड की बातें तो जैसे दुनिया की सोच से ही परे थी। अखंड ने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया और फिर बाकी जगहों पर भी दवा अच्छे से लगा दी। उसी वक्त रूम का दरवाजा नॉक हुआ। डॉक्टर आ चुके थे जो अखंड के बैंडेज करने वाले थे। मून तुरंत बिस्तर से उठी और डॉक्टर अंदर की तरफ आए। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोले, आपको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मिस्टर सिंघानिया, प्लीज आप ये सब चीज मत कीजिए। अखंड मुस्कुराया और बोला, आप मेरी फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज अपना काम कीजिए। ये बोलकर वो बेड पर बैठ गया। उसने अपनी पीठ हेडरेस्ट से लगा ली थी। डॉक्टर अखंड की बैंडेज करने लगे और मून साइड में खड़ी हो गई। अखंड के जख्म को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अखंड को हार्ट किसने डोनेट किया। अभी तक उसे इस चीज के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन उसने डॉक्टर के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। वो बाद में अखंड से पूछने वाली थी। अब उसके दिमाग में एक सवाल और चलने वाला था कि रिद्धि कहाँ गई, क्योंकि जब से वो वापस आई थी तब से उसने सिर्फ सिद्धि को देखा था। रिद्धि उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। डॉक्टर अपना काम करके चले गए तो अखंड मून की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतने वक्त से इतनी बेचैन लग रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। मून जल्दी से उसके पास आए और बोली, मिस्टर सिंघानिया, वो मुझे पूछना था कि आपको हार्ट किसने डोनेट किया। मेरा मतलब है। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, रिद्धि ने। रिद्धि का नाम सुनकर मून एकदम से चौंक गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अखंड ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए शॉकिंग होगा, लेकिन यही सच है। रिद्धि ने ही मुझे हार्ट डोनेट किया है। ये बात मुझे भी कुछ वक्त पहले ही पता चली। वो इस दुनिया से जा चुकी है चांद। ये बोलते हुए उसने मून का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मून की आंखों से आंसू बरस रहे थे। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी उसका दिल अखंड के सीने में धड़क रहा है। ये जानकर ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम रिद्धि से बहुत नफरत करती हो। नफरत करना बनता भी है। मैं जब अपनी बहन के लिए तुमसे नफरत का दावा कर सकता हूँ तो उसने तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। बहुत गुस्सा आया होगा तुम्हें उसे पर, बहुत नफरत हो रही होगी, लेकिन क्या तुम एक काम करोगी चांद? ये बोलते हुए अब उसने सवालिया नजरों से मून को देखा। मून का दिल धक धक करने लगा। एपिसोड 93 क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? छोड़िए मुझे। सिंघानिया मेंशन। मून हैरानी से अखंड की तरफ देख रही थी जो उसे कोई बात मानने के लिए बोल रहा था। मून ने बिना वक्त गंवाए कहा, बताए ना मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपकी कौन सी बात माननी है? मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने बेड पर बिठाया और बोला, क्या तुम रिद्धि को माफ कर सकती हो? मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अब उससे कोई नफरत या फिर कोई नाराजगी रखो। वो इस दुनिया से जा चुकी है और जाते जाते उन सारे गुनाहों की भरपाई कर चुकी है जो उसने किए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस बात को मत भूलना कि अगर आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। उसकी बात सुनकर मून बस उसकी तरफ देखती रह गई। रिद्धि ने सिर्फ उसे तो तकलीफ नहीं दी थी, उससे ज्यादा तो उसने अखंड को तकलीफ दी थी। अगर अखंड उसे माफ करने के लिए तैयार था तो वो कौन होती थी उसे माफ न करने वाली? अखंड एक बार फिर से बोला, वो बहन है मेरी चांद, मैं चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैंने आहिल को मौत की सजा देनी चाहिए।
शिवांश को भी मैंने तुम्हारे लिए मार दिया था। जब भी मुझे लगता था कि ये शख्स हम दोनों के बीच आ रहा है तो मैं उसे खत्म करने का सोच लेता था, लेकिन रिद्धि, वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन उसके साथ बचपन की यादें जुड़ी है जो मैं चाहकर भी भूला नहीं सकता। वो भटक गई थी, बस इसीलिए गलतियां कर बैठी। क्या हम उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते? मून उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, आपको नहीं लगता आपका सारा ध्यान फिलहाल मुझ पर होना चाहिए मिस्टर सिंघानिया? मेरा मतलब है, आपको नहीं लगता आपको मेरे सामने किसी और के बारे में सोचने की परमिशन नहीं है, बेशक से वो आपकी बहन ही क्यों ना हो? अगर मैं आपके सामने अपने मॉम डैड के बारे में या फिर सुकन्या माँ के बारे में या फिर किसी और के बारे में सोचूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? अगर आप मेरे लिए ऑब्सेसिव है तो क्या मुझे जलन नहीं होती जब आप मेरे ही सामने किसी और की तारीफें करते हैं, किसी और का नाम लेते हैं? ये बोलते हुए उसकी नज़रें अखंड पर बहुत ज़्यादा गहरी थी और अखंड हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि उसकी चांद के इरादे क्या है। वो उसका ध्यान भटकाना चाहती है। वो तुरंत बोला, ओके फाइन, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं भी नहीं करूँगा। मून अब हंसी और बोली, मैंने रिद्धि को माफ़ कर दिया है मिस्टर सिंघानिया, अगर आप नहीं भी कहते ना तो भी मैं उसे माफ़ कर देती। उसका दिल आपके सीने में धड़क रहा है। उसकी वजह से हम 3 साल के लिए अलग हुए थे, लेकिन उसकी वजह से हम पूरी जिंदगी के लिए एक हो गए हैं मिस्टर सिंघानिया। उसने अपने गुनाहों की माफ़ी खुद कमाई है, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी की हुई सारी गलतियां मैं भूल चुकी हूँ, बस एक बात याद रखूंगी कि उसकी वजह से आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ हैं, आपसे जिंदगी जुड़ी है मेरी मिस्टर सिंघानिया, और जो आपको जिंदगी देकर गई भला उससे कैसा गिला शिकवा? उसकी बात पर अखंड मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपनी बाहें मून की तरफ फैला दी। मून तुरंत उसके सीने से लग गए, लेकिन उसने बड़े आराम से अपना सर अखंड के सीने पर रखा था ताकि उसे दर्द न हो। मून न जाने कितनी ही देर यूं ही उसके सीने से लगी रही। अब जाकर उन दोनों को सुकून मिल रहा था, जब उन दोनों की जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी थी। अखंड ने मून को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और मून के भी हाथ अखंड की पीठ पर लिपटे हुए थे। तकरीबन 1 महीने बाद सिंघानिया पैलेस, अखंड अपने रूम में था और जोरों से चिल्लाए जा रहा था, चांद, चांद। उसका चिल्लाना सुनकर मून बाहर ही इधर उधर टहल रही, बस हंसे जा रही थी, लेकिन उसके पास रूम में नहीं जा रही थी, जबकि अखंड को पता था कि वो रूम से बाहर ही खड़ी है लेकिन उसके पास नहीं आ रही। अखंड ने अपनी शर्ट पहनी हुई थी और अपने गले में टाई फंसाई हुई थी। वो उसे बांधना चाहता था, लेकिन खुद नहीं बल्कि मून से बंधवाना चाहता था। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, चांद कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ ना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। उसका चिल्लाना सुनकर नीचे हाल में बैठी हुई कृतिका जी की हंसी छूट गई। वो जानती थी कि वो अखंड जो अब ऑफिस जाने की जल्दी कर रहा है, अगर मून उनके कमरे में गई तो तकरीबन 2-3 घंटे तक उसे कमरे का दरवाजा ही नहीं खुलेगा। ये मून का रोज का था। वो हर रोज अखंड के उठने से पहले उठ जाती और जल्दी से ऑफिस जाने के लिए उसके सारे कपड़े भी निकाल देती और बाकी सब एक्सेसरीज भी, और खुद तैयार होकर नीचे हाल में आ जाती। वो कृतिका जी के साथ नाश्ता तैयार करवाती, लेकिन चाय देने के लिए खुद अखंड के कमरे में नहीं जाती और सर्वेंट को भेज देती, क्योंकि अगर वो कमरे में जाएगी तो अखंड उसे पकड़ लेगा और फिर उसका ऑफिस 9 बजे नहीं 12 बजे शुरू होगा। और अब ये टाई का बहाना अखंड ने नया ढूंढा था। वो टाई के बहाने मून को अपने पास बुलाता और फिर मून उसके गले में टाई नहीं बांधती, बल्कि वो खुद उसके हाथों को टाई में बांधकर बेड से लगा देता और फिर खुद पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता। और फिर मून का बदन जब तक टूटने न लगता तब तक उसे छोड़ता नहीं था। बड़ा ही बेरहम था अखंड सिंघानिया, जो अपनी नाजुक सी चांद पर सुबह सुबह ही बेरहमी करता था। हाल में बैठी कृतिका जी ने अब अपने हाथों में पकड़ा हुआ न्यूज़पेपर टेबल पर रखा और थोड़ा जोर से बोली, एक तो सुबह सुबह इस घर में शोर बहुत बचता है, जैसे देखो चिल्लाता रहता है। उनकी बात सुनकर मून ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और फिर खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर अपने कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सबको परेशान कर रखा है आपने, क्या चाहिए आपको? टाई नहीं बांधी जाती क्या आपसे? अगर नहीं बांधी जाती तो सीख लीजिए, मैं रोज रोज आपकी टाई नहीं बांधूंगी। ये बोलते हुए वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। सारे कपड़े क्लोजेट में एकदम सेट रखे हुए थे, लेकिन वो यूं ही कपड़ों को ऊपर नीचे करने लगी। अखंड ने तिरछी सी नजरों से उसे देखा और बोला, तुम मेरी टाई नहीं बांधोगी? मून बिना उसकी तरफ देख बोली, आप छोटे बच्चे नहीं हैं मिस्टर सिंघानिया जो आपसे टाई नहीं बांधी जाती। छोटे बच्चे भी आजकल टाई बांधना जानते हैं, लेकिन आप है कि आपको बस बहाने चाहिए। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई जब उसे अखंड की बाहें अपने पेट पर लिपटती हुई महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया?
छोड़िए मुझे जरा सा काम है। ये बोलते हुए उसने क्लोजेट को बंद किया। उसके हाथ अभी भी क्लोजेट पर थे, लेकिन अब अखंड उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाने लगा और बोला, अच्छा क्या काम है तुम्हें, जरा मुझे भी बताना। ये बोलते हुए उसने मून को गोल घुमाया और फिर उसे क्लोजेट से लगाकर हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। मून का रोम रोम सिहरने लगा। अखंड ने अपने गले में बंधी हुई टाई की तरफ देखा और फिर एक झटके से उसे खींचा तो वो उसके गले से उतर गई और दूसरे ही पल अब अखंड ने मून के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए क्लोजेट से लगाया और फिर उसे क्लोजेट से लगाते हुए ही बांध दिया, जिससे मून अपनी जगह पर खड़ी ही रह गई। अखंड उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे तड़पाती हो ना तुम, आज तो मैं तुम्हें इस कदर तड़पाऊंगा कि तुम्हारा बदन तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि आइंदा कभी अखंड सिंघानिया को तड़पाने की गुस्ताखी मत करना। पहले तो तुम्हें बैड नसीब होता था ना चांद, आज तो तुम्हें वो भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मून हैरान रह गई। मतलब अखंड उसके साथ यूं ही खड़े खड़े। ये बात जैसे ही उसके जेहन में आई, उसका बदन अंगड़ियां सी लेने लगा। एपिसोड 94। जब इंसान तड़पता है तो क्या होता है। सिंघानिया मेंशन। मून हैरानी से अपने सामने खड़े अखंड को देख रही थी, जिसने उसके हाथों को ऊपर क्लोजेट से बांध दिया था। वो अब अपने हाथों को हिला भी नहीं सकती थी और अब अखंड उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो उसके साथ जो करने वाला था उसके बारे में सोचकर ही मून के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यूं क्लोजेट के साथ खड़े खड़े इंटीमेसी सोचकर वो एकदम से कांप उठी। वही अखंड ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो। मून जल्दी से बोली, प्लीज प्लीज मत कीजिए ना मिस्टर सिंघानिया। क्यों आप मुझे सुबह सुबह परेशान करते हैं। अच्छा, अब से मैं वादा करती हूँ मैं बिना किसी नखरे के रोज आपकी टाई बांध दूंगी, कभी आपको मना नहीं करूंगी। अब तो मेरे हाथ खोल दीजिए। अखंड तिरछा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सब जो तुम बोल रही हो वो तो फ्यूचर के लिए है ना, आज के लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। तुमने मुझे मना किया तो किया कैसे। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ मून की पीठ की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। मून की सांस गहरी होने लगी। अखंड का हाथ अब उसे अपनी पीठ पर महसूस हुआ और वो उसके ब्लाउज की डोरियों खोल रहा था। मून बेचारी अखंड के सीने पर भी अपने हाथ नहीं रख सकती थी। उसके हाथ यूं ही ऊपर की तरफ टंगे हुए थे और उसे यूं देखकर अखंड के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी होती जा रही थी। मून खुद में ही कसमसाने लगी थी। उसे खुद में ही सिमटे हुए देखकर अखंड उसकी गर्दन पर झुका और बोला, अफसोस हो रहा है तुम्हें। मून जल्दी से बोली, बहुत ज्यादा। अखंड ने अगले ही पल उसके ब्लाउज को उसके बदन से अलग किया। वो ब्लाउज उसके हाथों को खोले बिना निकल नहीं रहा था तो अखंड ने उसे फाड़कर मून के बदन से अलग किया था। मून बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब वो सिर्फ साड़ी में थी जो नीचे जमीन पर आधे से ज्यादा गिर चुकी थी और अखंड ने अब बाकी की साड़ी भी निकालना शुरू कर दिया। मून अब सिर्फ शेपवियर में रह गई और अखंड उसे गहरी नजरों से देखने लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मून का अब बुरा हाल हो रहा था। वो खुद को छुपा भी नहीं पा रही थी और अखंड की नजरें हर पल उसके ऊपर इंटेंस होती जा रही थी। अब अखंड उसके सीने पर झुका और उसके नाजुक से अंगों को अपने हाथों में भरकर जोरों से चूमने लगा। मून की सिसकियां निकलने लगी। अखंड उसे प्यार बहुत करता था, लेकिन रोमांस के टाइम पर वो एकदम वाइल्ड हो जाता था। ये बात मून को कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती थी, क्योंकि उसकी जो वाइल्डनेस थी वो उनके रोमांस को बहुत ही इंटेंस बनाती थी। अखंड उसके सीने को लगातार चूमता रहा और फिर हल्का सा ऊपर उठकर उसने अपनी शर्ट को निकालकर साइड में फेंका। मून जल्दी से बोली, आपको ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी मिस्टर सिंघानिया। अखंड तुरंत बोला, ना भी जाऊंगा तो चलेगा, पर तुम्हें पनिशमेंट तो देकर ही रहूंगा। मून ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। उसने सुबह सुबह कहाँ अखंड से पंगा ले लिया। अगर वो मना नहीं करती तो कम से कम वो दोनों बेड पर तो रोमांस करते, लेकिन यहाँ तो अब खड़े खड़े मून की कमर अभी से दर्द होने लगी थी। अखंड ने अब हल्का सा नीचे झुकते हुए मून की तरफ देखा तो मून तुरंत बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया वहाँ नहीं। आप क्यों मुझे पागल करने पर तुले हैं। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारा पागलपन अच्छा लगता है। पहले मैं तुम्हें पागल करूंगा और फिर तुम्हारे पागलपन को एंजॉय करूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अगले ही पल अब उसने मून के शेपवेयर को नीचे की तरफ सरका दिया और अपने होंठ मून की कमर से नीचे रख दिए। मून एकदम तड़प उठी। उसके हाथ जो बंधे हुए थे अब वो भी अकड़ने लगे थे। मून के पैर जमीन से हल्के हल्के ऊपर की तरफ उठने लगे थे और वो छटपटाने लगी थी। अचानक ही अखंड ने उसके पैरों को ऊपर की तरफ उठाया और उन्हें अपने कंधों पर रेप कर लिया। मून हैरान रह गई। इस वक्त वो जिस सिचुएशन में थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस भी थी और अजीब भी। अखंड लगातार अपने होठों को मून के बदन पर चला रहा था और मून गहरी गहरी सिसकियां भर रही थी।
वो अब एकदम पागल होते हुए बोली, स्टॉप इट मिस्टर सिंघानिया, प्लीज अब और नहीं, सच में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मिस्टर सिंघानिया, प्लीज डोंट डू दिस ओ गॉड। ये बोलते हुए वो बिल्कुल एकदम पागलों जैसा ही बिहेव करने लगी थी और उसे यूं देखकर अखंड के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसने मून को वहां पर थोड़ा सा बाइट किया तो मून एकदम से चिल्ला उठी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी। अब अखंड वापस उसके पैरों को नीचे जमीन पर रखा और फिर उसके हाथों को छोड़ दिया तो मून ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से अखंड के करीब हुई और अगले ही पल उसे धक्का देते हुए उसने उसे बैग के पास किया। अखंड हल्का सा लड़खड़ाया। वो मुस्कुराते हुए मून को देख रहा था और अब मून ने एक और धक्का देकर उसे सीधा बिस्तर पर लेटा दिया था। अखंड अपनी जंगली बिल्ली को देखकर खुश हुए जा रहा था कि अपनी जंगली बिल्ली की इस वाइल्डनेस को वो भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करने वाला था। मून अब अगले ही पल उसके ऊपर झुकी और उसके सीने को बेतहाशा चूमने लगी। अखंड ने अपने हाथ मून के सिर पर रखे। मून ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर सिंघानिया, मेरे हाथों को बांधा था ना आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब इंसान तड़पता है तो क्या होता है। ये बोलकर अगले ही पल अब उसने अखंड की पेन से उसकी बेल्ट उतार ली और उस बेल्ट से अखंड के हाथों को बंध दिया। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा भी क्या करने वाली हो तुम चांद। मून तुरंत बोली, वही जो आपने किया था। ये बोलते हुए उसकी नज़र अखंड की कमर पर गई तो अखंड ने हल्का से अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया और अब मून उसकी कमर के पास आए और उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगी। कुछ ही देर में उस कमरे में अखंड की गहरी सांसें गूंज रही थी। वो अपना हाथ छुड़वाना चाहता तो छुड़वा सकता था लेकिन उसने जानबूझकर अपना हाथ नहीं छुड़वाया। बिकॉज वो भी उस तड़प को महसूस करना चाहता था जो वो हमेशा मून को करवाया करता था। मून कुछ देर बाद उसके चेहरे के पास आए और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त मदहोशी छाई हुई थी और फिर अचानक ही अखंड ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मून चौंक गई। वहीं अखंड मुस्कुराया और बोला, मेरे हाथों को एक बैल रोकेगी क्या चांद। ये तो बस तुम्हें वो करने देना चाहता था जो तुम करना चाहती थी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस आ गए थे और अब उसने मून के होठों को अपने होठों में लेकर चूमना शुरू कर दिया था। अचानक ही उसे किस करते हुए अखंड ने खुद को ऊपर की तरफ उठाया और मून को नीचे बिस्तर पर लेटा दिया और अगले ही पल खुद को उसकी तरफ पुश कर दिया तो मून को एक दर्द महसूस हुआ और अखंड ने उसके पैरों में अपने पर उलझा लिए। अब वो धीरे धीरे खुद को मून के अंदर मूव कर रहा था और मून गहरी सिसकियां भर रही थी। अखंड ने उसके होठों को छोड़ दिया था और उसकी उन सिसकियों को एंजॉय करने लगा था। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो दोनों यूं ही लगे रहे और अब सच में 12 बजे बजने वाले हो गए थे। अखंड बिस्तर पर लेटा हुआ था और मून उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। वो उसके सीने से लगी हुई थी। अखंड ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था और वो उसकी कमर को हल्का हल्का प्रेस कर रहा था। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम करेंगे क्या मिस्टर सिंघानिया। अखंड मुस्कुरा कर बोला, बताओ क्या करना है। मून जल्दी से बोली, आप टाई पहनना छोड़ दीजिए। अखंड झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अब तो मैं दिन में 3-4 बार टाई पहनने को सोच रहा हूँ। ये सुनते मून की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बिस्तर से उठी और बोली, बिल्कुल भी नहीं वरना मैं आपको छोड़कर मायके चली जाऊंगी मिस्टर सिंघानिया। उसकी बात पर अखंड ने उसे घूर कर देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी अचानक से मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, मायके से याद आया मिस्टर सिंघानिया, मुझे आज अग्रवाल हाउस जाना है। 2-3 दिन में लौट आऊंगी। उसकी बात पर अखंड बोला, तुम वहां पर इतने दिन रह लोगी। मून जल्दी से बोली, मैं वहां पर कभी भी नहीं रहती हूँ मिस्टर सिंघानिया। जब भी जाती हूँ बस आधा पौना घंटा वहां पर रहती हूँ और आप मुझे वापस ले आते, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं 2-3 दिन वहां पर रहकर आऊंगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं। अखंड मुस्कुराया और बोला, ठीक है मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अगर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी बात पर मून बस हल्का सा मुस्कुराए। अखंड अब उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर चल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों अच्छे से रेडी हुए और फिर नीचे नाश्ते के लिए आए, जो कि अब नाश्ता नहीं बल्कि लंच में बदल चुका था। उन दोनों ने लंच किया और अखंड ने कृतिका जी को मून के अग्रवाल हाउस जाने के बारे में भी बता दिया। कृतिका जी तुरंत बोली, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना मून। मून जो खाना खा रही थी वो बस इतना ही बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी मॉम। कृतिका जी मुस्कुराए और बोली, अच्छा ठीक है जाओ फिर, तुम अब क्या ही कह सकते हैं, पर सच में जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगेगा। उनकी बात पर मून की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ ही देर बाद अखंड मून को लेकर वहां से निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद
अखंड की गाड़ी अग्रवाल हाउस के बाहर आकर रुकी और अखंड ने मून को अग्रवाल हाउस छोड़ा। मून ने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन अखंड ने उसे बताया कि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसे जाना होगा। मून मुस्कुराए और फिर अंदर चली गई। अखंड ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं है वो ये 2-3 दिन मून के बिना कैसे बिताने वाला था। मून के बिना तो उसके लिए एक पल बिताना मुश्किल था, लेकिन मून की खुशी के लिए उसने सोच लिया था कि वो ये 2-3 दिन मून के बिना जरूर रहेगा। वो मून को परेशान नहीं करेगा। उसे भी हक बनता है अपनी मर्जी से 2-3 दिन जीने का। हालांकि ये सब करना अखंड के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो कोशिश जरूर करने वाला था। वही मून अग्रवाल हाउस में आए और अपने मॉम डैड से मिली। सुकन्या जी भी वहीं पर रहती थी। मिसेज अग्रवाल और सुकन्या जी दोनों बस उसके आगे पीछे घूम रही थी और उसे खूब खिलाने पिलाने में लगी हुई थी। मून को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक छोटी बच्ची हो और दो माँ उसके सिर पर हमेशा खड़ी रहती है उसकी सेवा के लिए। अब शाम के 7 बज चुके थे और मून अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी थी। हालांकि उसने आधा घंटा पहले ही अखंड से बात की थी, लेकिन अब एक बार फिर से उसका अखंड से बात करने का मन कर रहा था। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं दोबारा मिस्टर सिंघानिया को फ़ोन करूं? कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। सुबह से 6-7 बार फ़ोन कर लिया उन्हें और कुछ बात भी नहीं करती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मेरा मन कर रहा है उनसे बात करने का। एक काम करती हूँ, वीडियो कॉल कर लेती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में आए और आकर उसने लैपटॉप ऑन किया। ऑन करते ही अब उसने अखंड को वीडियो कॉल किया तो अखंड, जो इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा था, उसने मून का कॉल रिसीव किया। वीडियो कॉल ऑन होते ही अखंड की नज़रें मून के चेहरे पर थी, जो उतरा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि उसकी चांद उसके बिना पागल हो रही है। जो 3-4 दिनों की बात कर रही थी, अब 3-4 घंटे में ही उसके बिना उदास हो गई। उसे देखते हुए अखंड मुस्कुराया तो मून का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। वो तुरंत बोली, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? अखंड ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, मैं कहाँ हंस रहा हूँ चांद। पर अगर मैं हंस भी रहा हूँ तो क्या हुआ? तुम्हें मैं हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? गुस्सा आ रहा है क्या तुम्हें? बताओ मुझे क्या हुआ? मून ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। पर रात अखंड के बिना बिताने का सोचकर ही उसे कुछ तो हो रहा था, जो वो बोल भी नहीं पा रही थी। वही अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो मून की आंखों में नमी तैर गई। उसे लगा अखंड उसे थोड़ा पैम्पर करेगा, पर यहाँ तो अखंड कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। एपिसोड 95 बस तुम्हें महसूस करना है। अग्रवाल हाउस में मून गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी क्योंकि अखंड ने उसे पैम्पर करने के बजाय कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। अखंड के बिना उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो ये बात अखंड को बोल नहीं पा रही थी। वो अग्रवाल हाउस कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, पर अब उसका मन अखंड के बिना लग ही नहीं रहा था। उसे पूरी रात अखंड के बिना रहना होगा, ये सोचकर ही जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, जाए, अब तो मैं 2-3 दिन बाद भी आपके पास वापस नहीं आऊंगी मिस्टर सिंघानिया। बेशक से आप मुझे लेने भी क्यों ना आ जाए। वो बोल ही रही थी कि अचानक डोर बेल बजी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद अखंड आया होगा, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए वो वापस अपने रूम में चली गई। उसे दरवाजा खोलने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि अग्रवाल हाउस में कोई आए या जाए, इस बात का उसे ज्यादा लेना देना नहीं था। सर्वेंट्स थे जो दरवाजा खोल देते और अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता तो उसे बुला लिया जाता, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। उधर एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही वो पीछे की तरफ हट गई क्योंकि सामने अखंड सिंघानिया खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसकी नज़रें पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। वो अंदर आया तो सुहासिनी जी, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, अखंड बेटा तुम यहाँ। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और उनके पास आकर उसने उनके पैर छू लिए। सुहासिनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी सुकन्या जी भी अपने कमरे से बाहर आ गईं। अखंड ने उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये सब उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अपनी चांद की खुशी के लिए वो सब कुछ करना चाहता था। सुकन्या जी मुस्कुराई और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है सुहासिनी कि अखंड यहाँ क्यों आया है? क्या तुम्हें मून का उतरा हुआ चेहरा नहीं दिखा? सुहासिनी जी मुस्कुराई और बोली, दिखा तो था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। सोचा, जब दोनों एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हैं तो मुझे बीच में आने की क्या जरूरत है? अगर एक का मन नहीं लग रहा तो दूसरा खुद ही समझ जाएगा। अखंड थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या सच में वो बहुत उदास है? सुहासिनी और सुकन्या जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
अब अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये सोचकर कि सिर्फ वो ही अपनी चांद के लिए पागल नहीं है, उसकी चांद भी उसके लिए उतनी ही पागल है। सुकन्या जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अभी अभी अपने कमरे में गई है, जाओ जाकर मिल लो, और मैं तो कहती हूँ अपने साथ ही ले जाओ या खुद ही यही शिफ्ट हो जाओ। सुहासिनी जी भी तुरंत बोली, हाँ यही करना पड़ेगा तुम्हें अखंड बेटा, क्योंकि अगर तुम 1 घंटे के लिए भी दूर जाते हो तो वो हमसे भी बेगानी हो जाती है। पता नहीं तुमने क्या जादू किया है उस पर। अखंड एक बार फिर से मुस्कुराया, उसका चेहरा लाल होने लगा था। अब वो तुरंत मून के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। वो झट से बोली, मुझे कुछ नहीं खाना मॉम, जब भूख लगेगी तो बता दूंगी, आप फिलहाल जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। उसने देखा भी नहीं कि दरवाजा खोलकर अंदर कौन आया है। अखंड उसकी इस हरकत पर हल्के से मुस्कुराया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। मून रोने में इतनी खो गई थी कि उसे किसी चीज का आभास नहीं हुआ। अखंड उसके करीब आकर बैठ गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चांद। उसकी आवाज सुनकर और हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर मून ने तुरंत पलटकर देखा। जैसे ही उसने अखंड को देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अखंड सच में उसके सामने है। उसने तुरंत अपना हाथ अखंड के गाल पर रखा। अखंड ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ चांद? यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। मून ने अगले ही पल मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर उसने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। अखंड उसके और भी करीब आ गया और अगले ही पल उसने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे खींचा और उसे अपनी गोद में ले लिया। मून अब बिना कुछ कहे उसके सीने में सिमट गई। अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें अग्रवाल हाउस जाना है। मैंने थोड़ी ना तुम्हें भेजा है यहाँ जो तुम मुझसे नाराज हो रही हो। मून रोते हुए बोली, आइंदा से कहूंगी तो भी आने मत दीजिएगा, आपके बिना दिल नहीं लगता मिस्टर सिंघानिया। पागल सी हो गई हूँ मैं। अखंड मुस्कुराया और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तो बोल देती ना चांद की दिल नहीं लग रहा, आ जाओ लेने। मैं आ जाता, पागल सिर्फ तुम तो नहीं हो। उसकी बात पर मून ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही उसके सीने से लगी रही। अखंड ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद मून ने अपना चेहरा उसके सीने से हटाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ कहेंगे नहीं आप? अखंड मुस्कुराया और बोला, कुछ भी नहीं कहना, बस तुम्हें महसूस करना है। मून तुरंत बोली, लेकिन मुझे कहना है। अखंड ने सवालिया नजरों से देखा। मून थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, घर चले क्या? अखंड हंसा और उसके माथे को चूमकर बोला, जैसा तुम कहो। मून तुरंत उसकी गोद से उठी और बोली, मैं माँ और मॉम को बताकर आती हूँ। अखंड ने सिर हिलाया और बस उसकी ओर देखता रहा। अभी कुछ देर पहले उसकी चांद कितनी मुरझाई हुई लग रही थी और अब उसका चेहरा एकदम से खिल गया था। अखंड को अब खुद पर प्राउड फील हो रहा था कि उसने अपनी चांद के दिल में वो जगह बना ली है जो वो हमेशा से चाहता था। वो चाहता था कि उसकी चांद सिर्फ उसकी हो, सिर्फ उसके बारे में सोचे, सिर्फ उसे महसूस करे। अगर वो अपनी चांद के बिना एक पल नहीं रह सकता तो उसके चांद भी उसके बिना एक पल न रह पाए। आखिर उसकी चांद अब पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। मून खुश होकर बाहर आई, तभी उसे किचन से आवाज आई तो वो समझ गई कि उसकी दोनों माएं उनके लिए खाना बनाने में लगी होंगी। वो जल्दी से बोली, मॉम खाना मत बनाइएगा, मिस्टर सिंघानिया कह रहे हैं कि हम घर जाकर ही डिनर करेंगे। सुकन्या जी और सुहासिनी जी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मून जल्दी से बोली, सच? सच में उन्होंने ही कहा है मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी बात पर अब वो दोनों हंसने लगी। मून ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और फिर जल्दी से भागकर आकर सुहासिनी जी के सीने से लग गई क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी हरकतें कर रही है, बस उसे जल्दी से अपने मिस्टर सिंघानिया के साथ वहां से जाना था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे अपने मिस्टर सिंघानिया को बहुत प्यार करना था, जो यहाँ रहकर मुमकिन नहीं था। अचानक उसने सुहासिनी जी के सीने से हटते हुए अजीब सा मुंह बनाया। सुहासिनी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मून, तुम ठीक तो हो? मून ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। किचन में खाना बन रहा था और उसे वो स्मेल अजीब लग रही थी। अब वो तेजी से बाहर की तरफ भागी। सुहासिनी जी हैरान रह गईं। तभी उनकी नज़र सुकन्या जी पर गई, जो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। सुहासिनी जी बोली, क्या आप वही सोच रही हैं दीदी जो मैं सोच रही हूँ? सुकन्या जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उन दोनों की मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा बढ़ गई। अखंड, जो कमरे से बाहर निकल चुका था, जैसे ही उसने मून को वॉशरूम की तरफ जाते देखा,
वो तुरंत उसके पीछे पीछे आया। एपिसोड 96 कितना बेशर्म इंसान है उसका पति। अग्रवाल हाउस। मून जैसे ही वॉशरूम की तरफ भागी, अखंड भी उसके पीछे पीछे आया। मून को बहुत ज्यादा घबराहट सी महसूस हो रही थी और जी भी कच्चा कच्चा सा हो रहा था। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी और जैसे ही अब वो वॉशरूम में आई, जितना भी उसने खाया पिया था सब बाहर निकल चुका था और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो काफी रिलैक्स हो गई हो। पर अब उसे चक्कर भी आने लगे थे। अखंड जो उसके पीछे खड़ा उसकी पीठ सहला रहा था, वो आईने में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना चांद? मून ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अखंड उसे लेकर बाहर की तरफ आया तो सुकन्या जी तुरंत आगे आए। उन्होंने मून का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मून ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो सुकन्या जी अब तुरंत उसे लेकर सामने सोफे की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल उन्होंने उसे सोफे पर बिठाया और उसके ऊपर से लाल मिर्ची घुमाने लगी। वो मून को हर बुरी नज़र से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसकी नज़र उतार रही थी। सुकन्या जी के पीछे ही सुहासिनी जी खड़ी थी और वो भी मुस्कुराते हुए मून को देख रही थी। अगले ही पल अब वो भी मून के पास आए और उन्होंने अपनी आंख से काजल का टीका लेकर मून के कान के पीछे लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। उनकी बात सुनकर मून हैरान रह गई। फिर उसने तुरंत अखंड की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अभी भी उस बात को भूली नहीं थी। बेशक से अब उसके दिल में अखंड के लिए कुछ नहीं था। वो जानती थी कि अखंड ने उस वक्त जो फैसला लिया वो लेना जरूरी था, लेकिन वो फिर भी अपने उसे बच्चे को बहुत याद करती थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया और अखंड ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो तुरंत बोला, बहुत सुनोगी तुम मुझसे अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बाहर की तरफ आया तो? मून रोते हुए बोली, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट? उसका सवाल सुनकर सुकन्या जी मुस्कुराए और बोली, नब्ज चेक की है मैंने तुम्हारी। जहां मैं रहती थी वहां डॉक्टर कहाँ ही आते थे। डॉक्टर क्या होते हैं वहां की औरतों को पता ही नहीं था, बस यूं ही होने वाले बच्चों के बारे में पता लगाया जाता था। तुम सच में प्रेग्नेंट हो मून बेटा? उनकी बात सुनते हुए मून की धड़कन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे चांद। मून तुरंत उसके सीने से लग गई। उन दोनों को यूं देखकर सुकन्या जी और सुहासिनी जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कुछ देर के लिए वो वहां से चली गई। अखंड ने मून को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा हुआ था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ चांद? तुम्हें तो ये चाहिए था ना? तुम बोलती थी कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, तुम्हें हमारे छोटे छोटे सितारे चाहिए। उसकी बात सुनकर मून रोते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा मिस्टर सिंघानिया, क्या सच में हमारी जिंदगी में वो खूबसूरत सा पल आएगा जब हम दोनों के पास हमारा छोटा सा बेबी होगा? अखंड तुरंत बोला, क्यों? हमारी जिंदगी में वो खूबसूरत सा पल क्यों नहीं आ सकता चांद? मून सिसक कर बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लगता है मिस्टर सिंघानिया, कहीं एक बार फिर से हमारी किस्मत में ऐसा कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अकड़ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, एक खरोंच नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें और हमारे छोटे से इस सितारे को। मेरा ये चांद और मेरा ये सितारा। ये बोलते हुए उसने पहले मून के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके पेट पर और आगे बोला, इन्हें मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा चांद, तुम दोनों तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। क्या मैं इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें मुझ पर इतना यकीन नहीं? मून तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे हॉस्पिटल चलना है मिस्टर सिंघानिया, जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाएगा मैं इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। अगर एक बार फिर से मेरा दिल टूटा तो इस बार मैं पता नहीं कैसे खुद को संभालूंगी। अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं चांद, लेकिन इस बार तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसकी बात पर मून ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है जब तुम पहले प्रेग्नेंट हुई थी तब भी तुम थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मतलब हम दोनों के बीच दुश्मनी चल रही थी लेकिन तुम्हारा अलग ही स्वैग चलता था और आज भी तुम पता नहीं क्या ही बोले जा रही हो, क्या ही किए जा रही हो। पहले खुद से अग्रवाल हाउस आने की जिद की और फिर यहाँ आकर उदास हो गई। उसकी बात पर मून हंसने लगी। अखंड ने उसका माथा चूमा और बोला, मेरे बिना नहीं रह पाए ना? मून तुरंत बोली, मुझे रहना भी नहीं है। अखंड भी मुस्कुरा कर बोला, मैं रहने दूंगा भी नहीं। अब चले हमारे घर, सबको वहां पर भी तो गुड न्यूज़ देनी होगी ना, सब बहुत खुश होंगे। मून हंसी और बोली, सबसे ज्यादा तो इसकी बुआ और इसकी दादी माँ खुश होंगे ना। अखंड एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ तुम्हारी दो माओ ने तो तुम्हारी नज़र उतार दी, अब तुम्हारी तीसरी माँ तुम्हारी नज़र उतारेगी। पता नहीं उन्हें मैं कब देखूंगा। मतलब बच्चे पैदा करने में तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है ना,
तो फिर मेरी नज़र क्यों नहीं उतारी उन्होंने। उसकी बात सुनकर मून हंसने लगी। अखन ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। कुछ ही देर में वो लोग अभिनव जी से मिलकर सिंघानिया हाउस के लिए निकल चुके थे। कुछ ही देर में वो लोग सिंघानिया मेंशन पहुंचे तो वहां पर भी वही हुआ जो अखंड ने बोला था। उन्होंने तो आकर कृतिका जी को और एकांश जी को कुछ बताया ही नहीं, सुकन्या जी ने ही फोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया था और अब मून सोफे पर बैठी थी और कृतिका जी उसकी नज़र उतार रही थी। अखंड मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रहा था, वही मून उसे चिढ़ा रही थी। कृतिका जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो तुम दोनों, अब तुम दोनों के बच्चे आने वाले हैं। मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ, एक दो से काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 10 बच्चे चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा मून और अखंड जो एक दूसरे को देखकर चिढ़ा रहे थे, वो अब एकदम से फ्रीज हो गए। उन दोनों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वही सिद्धि भी झट से बोली, और नहीं तो क्या, एक आध बच्चों से तो हमें परेशानी भी नहीं होगी, मुझे तो 10-15 बच्चे चाहिए जो मुझे बहुत सारा परेशान करें और फिर मैं उन सबको अपनी गोद में उठाकर आपके रूम में छोड़कर आऊं और बोलूं कि जाओ और जाकर अपने मॉम डैड को परेशान करो। अखंड तुरंत बोला, पर अगर वो मुझे परेशान करेंगे तो मैं आप सबको और ज़्यादा बच्चे कैसे दूंगा। आप लोग हमारे बच्चे संभालना और हम बहुत सारे बच्चे पैदा करते रहेंगे। ये बोलते हुए उसने मून की तरफ देखा और मून अंदर ही अंदर बोल रही थी कि कितना बेशर्म इंसान है उसका पति, जो यहीं पर सबके सामने कुछ भी बोले जा रहा है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और शर्माती हुई बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कृतिका जी तुरंत बोली, तुम लोगों का रूम मैंने नीचे शिफ्ट करवा दिया है। मून ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कृतिका जी झट से बोली, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मैं, इसलिए चुपचाप नीचे वाले रूम में जाओ और जाकर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर भिजवाती हूँ। मून ने फिर से चौंकते हुए उन्हें देखा तो कृतिका जी मुस्कुराकर बोली, बता दिया मुझे सुहासिनी जी ने कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस यूं ही चली गई वहां पर और मुंह लटका कर बैठी रही। उनकी बात पर मून ने मुंह बनाया। कृतिका जी अखंड की तरफ देखते हुए बोली, आगे से जब भी ये वहां जाने की जिद करे तो अपने कपड़े भी साथ में पैक कर लेना, निकम्मे हो तुम दोनों ही। ये बोलकर वो किचन की तरफ चली गई और रिद्धि भी उनके पीछे पीछे चल दी। एकांश जी ने अखंड की तरफ देखा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अखंड हल्का सा मुस्कुराया। मून अब जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गई। वही जैसे ही वो नीचे वाले रूम में आए, उसका दिल धक धक करने लगा था, क्योंकि जैसे ऊपर वाला रूम बहुत खास था, वैसे ही इस वाले रूम को भी कृतिका जी ने एकदम खास बना दिया था। पूरे रूम में उसकी और अखंड की बहुत सारी खूबसूरत सी पिक्चर्स लगी हुई थी, जो देखते ही मून के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वो उन पिक्चर्स को देख ही रही थी कि तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे ही पल उसे अपने पेट पर अखंड के हाथ महसूस हुए और पीछे पीठ पर अखंड की गर्म सांसें। अखंड ने पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। एपिसोड 97, आई वांना ईट यू मिस्टर सिंघानिया मेंशन। अखंड जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र मून पर गई। मून सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए पूरे कमरे को देख रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच रही थी कि अखंड ही आया होगा। इस वक्त वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मून का दिल खुशी से झूम रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अखंड पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, क्या बात है, बहुत शर्मा रही हो। मून कुछ बोल नहीं पाई, उसने अपना चेहरा झुका रखा था। अखंड ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, ये कमरा पसंद तो आया ना। मून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो तो सही जान। मून तुरंत बोली, मुझे शर्म आ रही है। अखंड उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, आज हमें ये न्यूज़ मिली है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसे शर्मा रही हो जैसे आज हमारी वेडिंग नाइट हो। उसकी बात सुनकर मून ने झट से नजर उठाए और अगले ही पल अखंड के सीने पर हल्के से हाथ मारा। अखंड का रोमांस करने का मूड तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मून ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब कोई वेडिंग नाइट नहीं होगी हमारी। मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा रोमांस करना अच्छा नहीं होता, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। मून की बात पूरी होने से पहले ही अखंड बोला, बिल्कुल भी नहीं, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं और मेरा बेबी मिलकर तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। मून ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। मून का चेहरा देख अखंड तुरंत समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो जल्दी से बोला, कल हॉस्पिटल चलेंगे, वहाँ सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ
तब तक हमारा दिन आ जाएगा। मॉम ने कहा है कि इस बार तुम्हारा ख्याल और भी अच्छे से रखना है। मून हल्का सा मुस्कुराए और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अखंड उसे बस देख रहा था। मून ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी अखंड भी उसके साथ चलने लगा। मून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अखंड ने तुरंत कहा, असल में मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने बेबी को अकेले छोड़ूं, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी साथ में शावर ले लूं। मून हैरानी से बोली, पर अभी बेबी आया नहीं है। अखंड झट से बोला, लेकिन मेरे लिए तो आ चुका है और तुम मुझे रोक नहीं सकती, वरना मैं अपने बेबी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मून उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उसे अखंड की शरारतें अच्छी तरह समझ आ रही थीं। उसने सोचा, जो इंसान टाई बांधने के बहाने उसके साथ घंटों रोमांस कर सकता है, अब वो बेबी के बहाने से न जाने और क्या क्या करेगा। मून वॉशरूम में चली गई और अखंड भी उसके पीछे पीछे आ गया। दोनों ने साथ में शावर लिया। हालांकि अखंड ने मून को परेशान नहीं किया, लेकिन रोमांस करने में पीछे भी नहीं रहा। वो हर चीज एक लिमिट में ही कर रहा था, ताकि मून को कोई परेशानी न हो। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर फ्री हो गए। इतने में कृतिका जी ने उनके लिए डिनर भी भेज दिया। मून ने इस वक्त एक नाइटी पहन रखी थी और वो अखंड की गोद में बैठी थी। अखंड उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अचानक मून रुक गई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे और नहीं खाना, मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने ये तो बहुत बार सुना था कि खाना खाकर लोगों का पेट भर जाता है, लेकिन कोई खाना खाते खाते थक जाता है, ये उसे नहीं पता था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, चांद, ये कैसी बात कर रही हो? अभी तुमने एक रोटी भी पूरी नहीं खाई। मून ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने बोल दिया ना कि मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे बेड पर लेकर चलिए। अखंड ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी खाना खत्म नहीं हुआ है। चांद, तुमने तो एक रोटी खाई है और मैंने तो वो भी नहीं खाई। मून गुस्से में बोली, यहाँ मुझे सोने का मन कर रहा है और आपको खाने की पड़ी है। ठीक है, आप खाए, मैं अपने बेबी के साथ अकेले सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाकर बिस्तर पर लेट गई। अब अखंड खाना कैसे खा सकता था? वो तुरंत मून के पीछे पीछे बिस्तर पर आ गया। पीछे से उसने मून को अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन मून गुस्सा दिखाते हुए तुरंत आगे की तरफ हो गई। अखंड फिर से उसके करीब आकर बोला, सॉरी चांद, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मून ने करवट लेते हुए कहा, मैं आपसे नाराज हूँ। अखंड ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों चांद? मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है? मून ने तुरंत जवाब दिया, आपने मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाया। अखंड के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। वो तो उसे खाना खिला ही रहा था। ये तो मून ही थी जिसने खाने से इनकार कर दिया था। वो जल्दी से बोला, लेकिन मैं तुम्हें मना कब कर रहा था? मैं तो तुम्हें खिला ही रहा था। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई थी। मून ने उसकी ऊंची आवाज़ सुनते ही कहा, अब आप मुझे डांट रहे हैं? अखंड ने तुरंत अपनी आवाज़ धीमी की और प्यार से बोला, चांद, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हें खिला रहा था, लेकिन तुमने खुद मना कर दिया। मून अब प्यार भरे लेकिन शिकायती लहजे में बोली, आप मुझे जिद करके भी खिला सकते थे ना, मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए वो हल्का सा करवट लेकर अखंड के ऊपर हो गई और अखंड उसकी तरफ देखता ही रह गया। इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी में उसकी चांद बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल और गोरा रंग एकदम कहर ढा रहे थे और उसकी आंखों में इस वक्त मदहोशी नजर आ रही थी। मून अपने चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोली, जैसे मैं रोमांस को मना करती हूँ, लेकिन जब आप मूड में होते हैं तो आप रोमांस करके ही रहते हैं। मुझे टाई बांधने के बहाने से अपने पास बुलाते हैं, फिर खुद मेरे हाथों को टाई से बांधकर रोमांस करने लगते हैं। तो अब आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मुझे अच्छे से खाना क्यों नहीं खिलाया? उसकी आवाज़ थोड़ी सेडिक्टिव थी और अखंड को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी खाना की बात कर रही है या रोमांस की। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मून को क्या हो गया है। बात बात पर अपनी बात क्यों बदल रही है? अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो अब मैं तुम्हें सोफे पर ले चलूं और खाना खिलाने के लिए। मून तुरंत बोली, मुझे भूख तो लगी है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। अखंड हैरानी से बोला, क्या? मून ने अब अपना अंगूठा उसके होठों के पास रखा और अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाकर बोली, क्या आपको नहीं पता मुझे किस चीज़ की भूख लगी है? अखंड के होश उड़ गए। मून उसे और भी ज्यादा हसरत भरी निगाहों से देखने लगी और फिर अगले ही पल वो उसके होठों पर झुकने लगी। वो अखंड के होठों पर गर्म सांस छोड़ते हुए बोली, आई वांना ईट यू मिस्टर सिंघानिया, आई एम हंग्री फॉर यू। अखंड उसे देखता ही रह गया।
और मून ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। मून ने अपना पूरा हाथ अखन की गर्दन के पास रखा और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। अखन भी खुद को रोक नहीं सका और उसने मून की पीठ पर हाथ रखा और उसे रिस्पॉन्स देना शुरू किया। धीरे धीरे मून बेड पर लेटने लगी और अखंड उसके ऊपर झुकने लगा। दोनों ने एक पल के लिए भी किस ब्रेक नहीं किया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करने लगे। अखंड मून के बदन के हर हिस्से को अपने होठों से चूम रहा था और मून भी उसे जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अखंड के लिए भूखी हो। उसके होंठ और हाथ लगातार अखंड की चेस्ट पर चल रहे थे और वो अपने मिस्टर सिंघानिया के बदन के हर हिस्से पर अपना प्यार बरसा रही थी। दोनों की गर्म सांसें उस कमरे में गूंज रही थीं और उनकी मदहोशी भरी आवाजें पूरी कमरे में गूंज रही थी। अखंड, जो मून के ऊपर झुका हुआ था, उसे प्यार कर रहा था, लेकिन उसने अपना जरा सा भी भार मून पर नहीं डाला था। इंटीमेसी के दौरान वो बहुत सॉफ्ट था, जिससे मून को कोई दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ प्लेजर ही फील हो रहा था। हालांकि मून की सिसकियां ऐसी थीं कि अखंड पूरी तरह से पागल हो जाए, लेकिन अपने बेबी के लिए उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। खाने का तो पता नहीं, लेकिन पूरी रात उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगले दिन अखंड और मून दोनों हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर ने मून के सारे चेकअप किए और ये कंफर्म किया कि मून प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मून बेहद खुश थी और अखंड अपनी चांद को खुश देखकर खुश था। उसने तय कर लिया था कि अब वो पहले की तरह कोई गलती नहीं करेगा। वो मून को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रखेगा और उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। इसीलिए उसने मून की प्रेगनेंसी के हिसाब से हर चीज सेट कर दी थी। कृतिका जी ने पहले ही रूम शिफ्ट कर दिया था और अब अखंड ने मून को और भी फ्री कर दिया था। उसका डिजाइनर हाउस अब सिंघानिया इंडस्ट्रीज में मर्ज कर लिया था और अब सब कुछ अखंड ही संभालने वाला था। वो नहीं चाहता था कि मून प्रेगनेंसी के दौरान कोई काम करे। बेशक वो चाहता था कि मून पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वो जानता था कि काम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आ सकता है और उसकी चांद ऐसी है कि छोटी छोटी बातों पर पैनिक हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अखंड और मून के बीच प्यार भी बढ़ता जा रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान मून के मूड स्विंग्स हो रहे थे, जिनकी वजह से अखंड को रातों को जागना पड़ता था और दिन में मून को घुमाना पड़ता था। वो कभी कहाँ जाने की जिद करती थी, कभी कहाँ जाने की, और रात को अखंड को बिल्कुल नहीं सोने देती थी, क्योंकि रात को उसे अखंड से प्यार चाहिए ही चाहिए होता था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि इंटीमेसी प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ है, लेकिन अखंड रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर मून, जो पहले अखंड के रोमांस से परेशान थी, अब खुद रोमांस से अखंड को परेशान लगी थी। कई बार मून ऑफिस पहुंच जाती थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ रोमांस करने के लिए। नॉर्मली प्रेगनेंसी में खाने पीने की क्रेविंग होती है, पर मून को सिर्फ रोमांस की क्रेविंग थी। वक्त इसी तरह बीतता रहा और अब मून की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। पहले मून एकदम स्लिम थी, लेकिन अब वो गोल मटोल हो चुकी थी। और उसके गोल मटोल होने में सिर्फ उसके बेबी का हाथ नहीं था, बल्कि सिंघानिया और अग्रवाल खानदान का भी हाथ था, जो हर 5 मिनट में उसे कुछ न कुछ खाने को देते थे। खा खा कर मून को समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है भी या नहीं। एपिसोड 98। तुम मुझे डिवोर्स देने की बात कैसे कर सकती हो चांद। सिंघानिया मेंशन। मून अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आई। इस वक्त उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। अभी तकरीबन आधे घंटे पहले ही अखंड ऑफिस गया था। हालांकि वो अब ऑफिस कभी कभार ही जाता था, क्योंकि उसका सारा दिन तो मून के साथ बीत जाता था। लेकिन आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस गया हुआ था। मून बाहर आए और आकर हॉल में खड़ी हो गई। कृतिका जी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उनके साथ ही सिद्ध भी बैठी थी, जो अपना फोन चला रही थी। अचानक ही सिद्धि की नज़र मून पर गई तो वो तुरंत बोली, भाभी, आप यहाँ पर? भाई ने तो कहा था कि आप सो रही हैं और आप इतनी उदास क्यों हैं? ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठी और मून के पास आई। मून को हर कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर करता था। वैसे भी वो इतनी क्यूट थी और अभी तो वो प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गोलू मोलू और क्यूट टाइप की हो गई थी और सब उससे प्यार भी बहुत करते थे। उसका उदास चेहरा देखकर कृतिका जी ने भी जल्दी से न्यूज़पेपर छोड़ा और उसके पास आकर बोली, हाँ बताओ मून, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मून मुंह बनाते हुए बोली, मुझे मेरे मायके जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मिस्टर सिंघानिया से डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स का जिक्र सुनकर ही सिद्धि और कृतिका जी दोनों के होश उड़ गए। मून और अखंड दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये बात उनसे छिपी नहीं थी।
उन दोनों का प्यार एक दूसरे की आंखों में नजर आता था और वैसे भी हर वक्त वो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जताते रहते थे तो उनका प्यार सबको नजर आता था। कृतिका जी चमकते हुए बोली, ये तुम क्या बात कर रही हो मून बेटा? ऐसे नहीं बोलते। अगर अखंड ने तुमसे कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लूंगी। ऐसे कैसे वो तुम्हें परेशान कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है। मून मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं है, बस मुझे अपने घर जाना है। मुझे नहीं रहना मिस्टर सिंघानिया के साथ। कृतिका जी ने अब सिद्धि की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया तो सिद्धि तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई और अगले ही पल उसने वहां जाकर अखंड को कॉल किया। अखंड जो अभी अभी मीटिंग रूम में इंटर हुआ था, जैसे ही उसने सिद्धि का कॉल देखा उसकी भौहें इकट्ठी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से सिद्धि की आवाज आई, भाई जल्दी से घर आ जाए, भाभी आपको डिवोर्स देने की बात कर रही है। डिवोर्स का जिक्र सुनकर ही अखंड की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, क्या वो मुझे डिवोर्स देने की बात कर रही है? पागल हो गई है क्या वो? मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर जल्दी से उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी असिस्टेंट ने उसे रोका और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो कंपनी को बहुत लॉस होगा। अखंड बिना किसी खास एक्सप्रेशन के बोला, होता है तो हो जाए, मुझे फिलहाल मेरी चांद के पास जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ निकल गया और उसकी असिस्टेंट उसकी तरफ देखती रह गई। सच में ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो जल्दी से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, मून अब सोफे पर बैठी थी और कृतिका जी उसे पानी पिला रही थी। मून सुबकते हुए पानी पी रही थी। कृतिका जी ने पानी का गिलास साइड में रखा और बोली, अब मुझे बताओ, तुम्हें अखंड को डिवोर्स को देना है, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ, मैं अखंड को बोलूंगी, तुम्हें वो वही चीज ला कर देगा। मून ने मासूमियत से कहा, पक्का? कृतिका जी झट से बोली, पक्का। मून एक बार फिर से बड़ी ही मासूमियत से बोली, मुझे छोले भटूरे खाने हैं और वो भी मिस्टर सिंघानिया के हाथ से बने हुए। कृतिका जी हैरान रह गई। इतना तो वो भी जानती थी कि पक्का कुछ छोटी सी बात होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल मून के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे और ऊपर से उसकी फरमाइशें तो बहुत अलग ही होती थी। ऐसी तो पूरे सिंघानिया मिशन में कभी किसी ने कोई फरमाइश नहीं की होगी जो मून फरमाइश कर देती थी। और अब छोले भटूरे सुनकर कृतिका जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और अखंड अंदर की तरफ आया। बेशक से मोनू उसे परेशान करती थी, लेकिन वो कभी डिवोर्स की बात नहीं करती थी और आज डिवोर्स की बात सुनकर वो सच में परेशान हो उठा था। वो मून के सामने आकर खड़ा हो और बोला, क्या है ये सब चांद? तुम मुझे डिवोर्स देने की बात कैसे कर सकती हो? ये भी कोई बात हुई क्या? अगर कोई नाराजगी है तुम्हारी, कोई डिमांड मैंने पूरी नहीं की तो मुझे बताओ ना, मैं करूँगा, पर तुम मुझे डिवोर्स देने की बात कैसे कर सकती हो चांद? अभी वो बोल ही रहा था कि सिद्धि तुरंत बोली, आपका डिवोर्स तो कैंसिल हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ी सी कीमत लगेगी। अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिद्धि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस हाथ में पलटा पकड़ लीजिए और उसे गर्म तेल की कढ़ाई में घुमाना पड़ेगा। मेरा मतलब है छोले भटूरे बनाने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर अखंड हैरान रह गया और अब उसने तुरंत मून की तरफ देखा, जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। अखंड ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे नहीं पता था कि उसका बच्चे जो आएगा वो उसे परेशान करेगा या नहीं, लेकिन यहाँ मून उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो तुरंत उसके पास बैठा और बोला, तुम्हें छोले भटूरे खाने हैं और मैंने तुम्हें छोले भटूरे नहीं बनाकर दिए तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगी? मून ने बड़ी ही जल्दी अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अखंड उसकी तरफ देखता ही रह गया। मतलब उसकी शादी की कीमत एक प्लेट छोले भटूरे। अब उसे खुद मून पर हंसी आ रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, छोले भटूरे तो तुम्हें मॉम भी बनाकर खिला सकती है ना, तो फिर मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो? मून जल्दी से बोली, पर मुझे आपके हाथों से बने खाने हैं। मुझे नहीं पता, अगर आपने मुझे अपने हाथों से छोले भटूरे बनाकर नहीं खिलाए तो मैं अग्रवाल हाउस चली जाऊंगी। अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जिस तरह से उसने ये बात कही थी वो सच में शॉकिंग था, क्योंकि पिछले 6 महीने में तकरीबन 60 बार मून अग्रवाल हाउस जा चुकी थी, लेकिन 60 मिनट भी वहां पर नहीं रहती थी। मून ने अब अखंड का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? अखंड ने उसके हाथ को हल्का सा चूमकर और बोला, बहुत प्यार करता हूँ चांद। मून मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर मुझे छोले भटूरे बनाकर खिलाए ना? अखंड भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
ठीक है, मुझे बनाने तो नहीं आते लेकिन तुम्हारे लिए ट्राई जरूर करूंगा। ये बोलकर उसने कृतिका जी की तरफ देखा क्योंकि एक वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। मून जल्दी से बोली, तो ठीक है, आप जाए किचन में, मैं तब तक जाकर अपनी नींद पूरी करती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि छोले भटूरे आप ही बनाएंगे, मुझे किसी और के हाथों से बने हुए नहीं खिलाएंगे। अखन ने तुरंत उससे वादा किया तो मून अब अपने पेट पर अपना हाथ रखकर सोफे से उठी और फिर गोलू मोलू सी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद कृतिका जी और सिद्धि अखन पर हंसने लगी तो अखन ने घूरकर उन्हें देखा और बोला, जल्दी से मुझे फॉलो करो, छोले भटूरे मैं बनाऊंगा लेकिन मेरी हेल्प आप दोनों करेंगे ना, फॉलो मी। ये बोलकर वो सीधा किचन की तरफ बढ़ गया और एक बार फिर से कृतिका जी और सिद्धि की हंसी छूट गई। किचन में आकर अखन ने अपना जैकेट उतारा और फिर एप्रन पहन लिया। कृतिका जी और सिद्धि की हेल्प से उसने आधे पौन घंटे के अंदर ही छोले भटूरे बना लिए थे और अब वो एक ट्रे में सर्व करके सर्वेंट से बोला, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कृतिका जी और सिद्धि दोनों साइड में खड़ी थी और बस उसकी तरफ देख रही थी। कैसे 1 मिनट के अंदर 1000 करोड़ की डील कर लेने वाला अखन सिंघानिया अपनी बीवी के लिए कुक बन चुका था। दरवाजे के पास आकर अखन ने सर्वेंट के हाथों से ट्राली ली और उसे जाने का इशारा किया। वो खुद अब दरवाजा पैर से खोलकर अंदर की तरफ आया और उसकी नज़रें मून को ढूंढने लगी, पर उसे मून कहीं नजर नहीं आ रही थी। मून को कमरे में ना पाकर अखन का दिल जोरों से धक धक करने लगा कि कहीं छोले भटूरे के चक्कर में उसकी बीवी उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वो किचन में हो और पीछे से मून घर से बाहर निकल गई हो, कुछ कहा नहीं जा सकता था। हालांकि उसने गार्ड्स को पूरी सेफ्टी रखने के लिए कहा हुआ था कि अगर मून अकेली दरवाजे पर आए भी तो दरवाजा नहीं खोलना, बेशक से फिर कितनी ही बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। वो मून के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर तभी अचानक से उसके होश उड़ गए जब उसने वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। सामने मून खड़ी थी और वो भी उन कपड़ों में नहीं जो उसने पहले पहन रखे थे। अब उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी और वो गोल मटोल होने के बावजूद भी बहुत सेक्सी लग रही थी। एपिसोड 99 उसे लेकर फरार हो जाऊंगा। सिंघानिया मेंशन। अखन हैरानी से सामने मून की तरफ देख रहा था, जिसने पहले कुछ और कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब उसने नाइटी पहनी हुई थी और नाइटी में वो बेहद सेक्सी लग रही थी। वैसे तो वो गोलू मटोलू दिखती थी, लेकिन वो गोल मटोलू भी अब उसे एकदम हॉट नजर आ रही थी। मून पूरी तरह से वॉशरूम से बाहर आए और उसने बड़ी ही अदा से अपने हाथ से अपने एक तरफ के बालों को झटकाया और फिर अदा से चलते हुए अखन के बिल्कुल करीब आ गई। अखन उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाकर लाया था। मून बड़ी सेडेक्टिव वॉइस में बोली, लेकिन मुझे आपको खाना है मिस्टर सिंघानिया। उसकी बात पर अखन का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, अगर मैं तुम्हें बेड पर लेकर जाऊंगा और तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा तो 5 मिनट भी तुम नहीं टिकोगी और फिर से कोई डिमांड करोगी। और इस बार छोले भटूरे तो बिल्कुल नहीं मांगोगी, कोई और डिमांड करोगी। मून मुंह बनाते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बस आपको परेशान करती हूँ मिस्टर सिंघानिया? मैं तो आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है आपको प्यार करने का, प्लीज आप भी कीजिए ना। ये बोलते हुए वो अखन के बिल्कुल करीब होकर उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ने लगी। अब अखन भी भला कैसे खुद को कंट्रोल करता। उसकी जिंदगी का घन चक्कर तो बस इसी वजह से बना हुआ था कि जब वो रोमांस के मूड में होता तो मून गोलगप्पे टिक्की की डिमांड करने लगती और जब वो उसे गोलगप्पे टिक्की खिला देता तो मून रोमांस की डिमांड करने लगती। प्रेगनेंसी से पहले वो उसे परेशान करता था, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर मून अखन को परेशान करती थी। वो पूरी रात नहीं थकती थी और जब थक जाती तो सीधा लात मारकर अखन को खुद से दूर करती। अखन उसके प्यार में डूबा हुआ उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। एकदम एटीट्यूड से भरा हुआ इंसान बस अपनी बीवी की तरफ देखता रह जाता और अगर वो उसे सबक सिखाने के लिए उसे प्यार भरी कोई पनिशमेंट देना भी चाहे तो मून अपने पेट पर अपना हाथ रख देती और बड़े ही प्यार से बोलती, हमारा लिटिल अखन सिंघानिया इस दुनिया में आने वाला है मिस्टर सिंघानिया। और उसकी इस बात पर तो अखन कुछ भी नहीं कर पाता। मून ने अखन को उसकी शर्ट से पकड़ा और फिर उसे बिस्तर पर ले गई। अखन चुपचाप उसके साथ चलने लगा और फिर अगले ही पल मून खुद बिस्तर पर लेट गई और बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से अखन को देखने लगी। अब तक तो अखन का गला भी सूखने लगा था और उसका पूरा मूड बन चुका था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और मून के ऊपर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मून की गर्दन पर अपने होंठ रखे, मून तुरंत बोली, मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा है मिस्टर सिंघानिया। अखन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन अभी तुम्हारा मुझे खाने का मन कर रहा
था। मून झट से बोली, आपको तो मैं कितने वक्त से खा रही हूँ। आप तो अब बोरिंग हो गए हैं। अब मेरा नूडल्स खाने का मन कर रहा है। अखंड ने एक गहरी सांस ली और बोला, कोई और बना देगा तो चलेगा क्या? मून ने अपना चेहरा ना में हिलाया। अखंड मुंह बनाते हुए बोला, यार मैंने ये प्रेगनेंसी क्यों की? ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठा और चुपचाप अपनी शर्ट पहनकर बाहर की तरफ चला गया। मून हल्का सा मुस्कुराए और अगले ही पल उसने बेड पर आराम से पसरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वहीं 10 मिनट बाद अखंड किचन में खड़ा उसके लिए नूडल्स बना रहा था। हालांकि किचन में ऐस बड़ी भी चलता था, लेकिन फिर भी वो पसीने से भरा हुआ था। कृतिका जी और सिद्धि दोनों साइड में खड़ी उसे देख रही थी। हालांकि उन्हें अखंड पर तरस आ रहा था, लेकिन जिस तरह का अखंड एटीट्यूड दिखाता था उसके बाद उन्हें मजा भी आ रहा था कि कोई तो आया जो अखंड को मजा चखा सकता है। हालांकि फिलहाल तो ये सब कुछ मून की वजह से हो रहा था, लेकिन इसके पीछे हाथ तो लिटिल अखंड या फिर लिटिल मून का था। तकरीबन 15 मिनट बाद अखंड अपने हाथ में नूडल्स और जूस की ट्रे लेकर रूम में आया। रूम में आते ही जब उसकी नज़रें बिस्तर पर गईं, तो उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई क्योंकि मून नूडल्स की फरमाइश के बाद आराम से सो चुकी थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी और मून की तरफ देखते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो चांद। देखो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स ले आया और साथ में तुम्हारा फेवरेट मैंगो जूस भी। मून करवट लेते हुए बोली, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया। मुझे नींद आई है और आप ये सारा दिन मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? थोड़ा सा बिजनेस कर लीजिए न। हमारे बच्चे को बिजनेस में क्या देंगे, उसके लिए जरा सी मेहनत कीजिए। उसकी बात सुनकर अखंड उसे बस देखता ही रह गया। उसने मून के लिए कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ दी थी। उस मीटिंग को छोड़ने की वजह से उसे फाइनेंशियल लॉस भी होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और अपने चांद के पास आया। लेकिन यहाँ उसकी चांद ही उसे बिजनेस करने के ताने मार रही थी। अखंड मुंह बनाते हुए बोला, एक बार इस बेबी को दुनिया में आने दो। सच्ची बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, न इसे और न तुम्हें। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए रूम से बाहर निकला और फिर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ गया। कृतिका जी और सिद्धि जो नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, उसकी हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसते देख अखंड ने घूरते हुए कहा, आप दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार बस मेरी लिटिल मून को दुनिया में आ जाने दो। देखना, उसे लेकर फरार हो जाऊंगा, फिर तुम सब बैठकर हंसना। ये बोलकर वो कलपता हुआ बाहर की तरफ चला गया और उसके जाने पर कृतिका जी और सिद्धि की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुक गया। बेशक उसकी चांद सो गई थी, लेकिन अगर 5 मिनट बाद उसकी आंख खुल गई और उसे अखंड चाहिए होगा तो अखंड उसके पास इतनी जल्दी कैसे आएगा? ये सोचकर ही वो गाड़ी से बाहर निकला और वापस अंदर की तरफ आ गया। कृतिका जी और सिद्धि ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और मुश्किल से उनकी जो हंसी बंद हुई थी वो एक बार फिर से छूट गई। अखंड अंदर आते हुए बोला, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या पता आप दोनों उसका ख्याल रखो या नहीं, मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब कृतिका जी और सिद्धि दोनों उसे घूर रही थी। वहीं अखंड मून की बगल में आकर बैठा और उसे प्यार से देखने लगा। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई लव यू चांद। मून मुस्कुराए और बोली, आई लव यू टू मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए वो काफी थकी हुई लग रही थी, जैसे सोने पर भी उसे थकावट हो रही हो। अखंड उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने उसके माथे को चूम लिया। तकरीबन 3 महीने बाद अखंड मून के माथे को चूम रहा था। उसे किस करने के बाद जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठा, उसकी नज़र मून के चेहरे पर गई, जो पहले से भी ज्यादा चब्बी हो चुका था। अब मून 9 महीने से भी ऊपर की प्रेग्नेंट थी और आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उसे लेबर पेन के इंजेक्शंस लगा दिए गए थे और उसका पेन लगातार बढ़ रहा था। हालांकि पेन को कंट्रोल करने के लिए भी इंजेक्शंस लगाए गए थे ताकि पेन हो पर मून को फील ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पेन उसे फील हो रहा था। अखंड उसका हाथ पकड़कर बोला, बस आधा घंटा और, आधे घंटे बाद मेरी लिटिल मून इस दुनिया में आ जाएगी। मून ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, लिटिल अखंड आएगा। अखंड उसे घूरते हुए बोला, एक बार कह दिया ना, मैंने लिटिल मून मतलब लिटिल मून। मून गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने भी कह दिया ना, लिटिल अखंड आएगा, मतलब लिटिल अखंड ही आएगा। ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो गई और फिर वो जोर से चिल्लाई।
अगले ही पल डॉक्टर, जो बाहर ही खड़ी थी लेकिन फिलहाल अंदर इसलिए नहीं आई थी ताकि अखंड और मून को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो जल्दी से अंदर आई। उन्होंने अखंड की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, अब आप बाहर चले जाए। डॉक्टर की बात सुनकर अखंड ने मून की तरफ देखा। मून ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और अपना सिर ना में हिलाया। अखंड ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ चूम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आपको जो करना है कीजिए डॉक्टर, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही अपनी चांद से अपनी नजरें हटाऊंगा। मुझे बस मेरी चांद को देखना है। ये सुनते हुए मून के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो चाहती थी कि अपने लिटिल बेबी की किलकारियां वो दोनों एक साथ सुने। एपिसोड 100 हैप्पी एंडिंग। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मून की नॉर्मल डिलीवरी कर रहे थे और इस वक्त डिलीवरी रूम में सिर्फ मून और डॉक्टर ही नहीं बल्कि अखंड भी खड़ा था, जिसकी नजरें मून पर थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें मून पर से नहीं हटाई थी, हालांकि वहां मून के आसपास पर्दे लगे हुए थे, जिसकी वजह से सिर्फ उसका चेहरा ही अखंड को नजर आ रहा था। इस वक्त उन दोनों की धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। मून अपना पूरा जोर लगाते हुए चिल्ला रही थी। वो बेबी को पुश कर रही थी और उसे यूं दर्द में तड़पते हुए देख अखंड को अपनी हार्टबीट स्किप होते हुए महसूस हो रही थी। उसने मून के करीब होकर उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। मून ने भी अपने नाखून पूरी तरह से अखंड की हथेली पर कस दिए और जोरों से चिल्लाई, मिस्टर सिंघानिया। जैसे ही वो चिल्लाए, उसके चिल्लाने के साथ साथ एक आवाज वहां पर और गूंजने लगी। वो उसके और अखंड के बेबी के रोने की आवाज थी। डॉक्टर ने बेबी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अगले ही पल वो उस बेबी को मून से अलग करके क्लीनिंग के लिए ले गए। मून को अभी भी अपने बदन में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने तुरंत उसे इंजेक्शंस लगा दिए थे ताकि अब उसे और ज्यादा दर्द ना हो। मून की आंखों में आंसू थे और वो अखंड की तरफ देख रही थी, जिसकी खुद की आंखें इस वक्त नमी से भरी हुई थी। मून रोते रोते ही हंसने लगी और बोली, आप क्यों रो रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, आपको भी दर्द हो रहा है क्या? अखंड ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन बदन पर नहीं बल्कि इस दिल में। तुम्हें दर्द में देखकर मेरी क्या हालत हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता चांद। मून उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। तभी डॉक्टर की आवाज उन दोनों के कान में गूंजी, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया, आपको बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मून के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अखंड का मुंह बन गया। उसे बेबी गर्ल चाहिए थी लेकिन हुआ बेबी बॉय। मून उसका रिएक्शन देखकर बोली, आप खुश नहीं हैं मिस्टर सिंघानिया? इतना सारा दर्द बर्दाश्त करके मैंने इस बेबी को जन्म दिया है और आप है कि मुंह बना रहे हैं। अखंड बेचारगी से बोला, लेकिन मुझे बेबी बॉय नहीं चाहिए था। मून गुस्से से बोली, तो फिर एक काम कीजिए, इस बेबी को हाथ भी मत लगाएगा, मैं खुद इसे संभाल लूंगी, आप बैठे रहिए अपनी बेबी गर्ल के इंतजार में। उसकी बात सुनकर अखंड ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मून ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी डॉक्टर ने मून के आसपास लगे हुए पर्दे हटा दिए और बेबी को लेकर मून के पास आए। उन्होंने बेबी को एक ब्लू कलर के ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था। जैसे ही वो बेबी को लेकर वहां पर आए और बिस्तर पर बेबी को रखने लगी, अखंड ने तुरंत उस बेबी को अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिस तरह से मून उससे नाराज हुई थी, उसे मनाने के लिए उसे बेबी को हाथ में लेना जरूरी था। वो बेबी जोरों से रोए जा रहा था और उसका रोना मून को भी सुनाई दे रहा था। अखंड दूसरी तरफ से उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हमारा बेबी चांद। मून ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको तो ये नहीं चाहिए था ना? अखंड मुस्कुराया और बोला, ऐसा हो सकता है क्या? ये मुझे ना चाहिए हो, बेशक से ये बेबी गर्ल नहीं है, लेकिन डोंट वरी, कभी कभी अपने शौक पूरे करने के लिए मैं इसकी 2 चोटी कर दिया करूंगा और इसे फ्रॉक भी पहना दिया करूंगा, इसे क्यूट क्यूट सी बेलीज भी लेकर दूंगा। उसकी बात सुनकर अब मून हंसने लगी थी और फिर दोबारा उसकी आंखों में नमी तैर गई। अखंड भी बड़ी ही प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था और अब उसने बेबी का चेहरा नीचे की तरफ किया तो मून ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके गाल पर रखा। सिर्फ वही जानती थी कि जब उसने पहली बार अपना बेबी खोया था तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी और आज अखंड और उसका बेबी सही सलामत इस दुनिया में आ चुका था। अखंड नीचे की तरफ झुका और मून की तरफ देखते हुए बोला, ये बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह है चांद। मून ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं मुझे ये बेबी मेरी तरह नहीं चाहिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे ये आपकी तरह चाहिए और देख लीजिएगा, ये बेबी बिल्कुल आपकी तरह बनेगा। अखंड ने बेबी को मून की बिल्कुल बगल में लिटाया और फिर खुद मून के चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया। मून ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में डॉक्टर ने मून को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था और पूरी सिंघानिया फैमिली और अग्रवाल फैमिली मून के आसपास घेरा बनाकर खड़ी थी।
सब लोग बारी बारी से बेबी को अपने हाथ में उठा रहे थे और मून और अखंड दोनों सबकी तरफ देख रहे थे। अखंड ने मून का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। कृतिका जी मून की तरफ देखते हुए बोली, वैसे बेबी बिल्कुल अखंड पर गया है मून, तुमने जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स अखंड की अपने रूम में लगवाई थी ना, वो सारी कामयाब हो गई। मून उनकी बात सुनकर हंसने लगी। सुहासिनी जी मुस्कुराए और बोली, हम लोग बेबी के साथ बाहर चलते हैं, मून को रेस्ट की जरूरत होगी। कृतिका जी भी तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग दूसरे रूम में चलते हैं। रेस्ट के साथ साथ मून को अखंड की भी जरूरत होगी। पूरी प्रेगनेंसी में उसने अखंड को चैन से नहीं बैठने दिया, तो अब भला वो उसके बिना कैसे रह सकती है। मून का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। देखते ही देखते पूरी फैमिली बाहर की तरफ चली गई और वहां पर सिर्फ अखंड और मून रह गए। अखंड अब मून के पास बैठा और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। मून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप खुश हैं मिस्टर सिंघानिया। अखंड ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं। मून के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए और उसने तुरंत पूछा, क्यों, अब तो हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया, अब आप खुश क्यों नहीं है। अखंड उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही बेबी इस दुनिया में आया है, एक बेबी से मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे 15-20 बेबीज चाहिए चांद। ये बोलते हुए उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और मून ने भी तुरंत उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया। अखंड ने उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत और सॉफ्टनेस के साथ किस किया और फिर कुछ पल बाद अपने होठों को उसके होठों से हटाया। मून का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर बोली, एक बेबी को पैदा करते हुए मेरी जान निकल गई है मिस्टर सिंघानिया, और मुझसे ज्यादा आप परेशान हो गए और आप कहते हैं कि आपको 15-20 बेबी और चाहिए। अखंड अब उसके बगल में लेट गया और बोला, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं प्रोसीजर आज से ही शुरू कर दूं। उसकी बात पर मून उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपना चेहरा अखंड के सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अखंड भी उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। कुछ ही देर में मून सो चुकी थी और अखंड ने उसके सोने के बाद उसके माथे को चूम लिया। तकरीबन 40 दिन बाद आज अखंड और मून के बेबी का नामकरण होने वाला था। बाहर गार्डन एरिया में पूजा का इंतजाम किया गया था और सब लोग पूजा में शामिल हो चुके थे, लेकिन मून और अखंड अभी भी बेबी के साथ अपने रूम में थे। बेबी बेड पर लेटा हुआ था और अखंड और मून जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे। अखंड तो रेडी हो चुका था, लेकिन मून को थोड़ा टाइम लग रहा था। वो अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहन ही रही थी कि बेबी ने रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देखकर मून जल्दी से बोली, बस 2 मिनट बच्चा, अभी आई मैं आपके पास। अखंड ने आकर बेबी को अपनी गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रहा था। मून खुद को आईने में देखते हुए बोली, वो आपसे चुप नहीं होगा मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि उसे भूख लगी है। ये बोलते हुए वो अब बेड पर आए और बेड पर बैठते ही उसने बेबी को अपनी गोद में लिया और फिर अपना ब्लाउज हल्का सा अपने बदन से हटाया। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि इसे भूख लगी है। मून मुस्कुराते हुए बोली, बस पता चल जाता है। अखंड शिकायती लहजे में बोला, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं पता चला कि मुझे भी भूख लगी है। उसकी शिकायत सुनकर मून ने अपनी नजरें झुका ली। अखंड की शरारत वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अखंड उसके करीब आया और बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मुझे भी भूख लगी है चांद, मुझे भी फीड करवाओ ना। मून की सांसें गहरी हो गई। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेबी को फीड करवाना जरूरी है ताकि बाद में सबके सामने उसे फीड न करवाना पड़े और वो रोए ना। अखंड उसके सीने की तरफ देखते हुए बोला, बेबी का इतना ख्याल और मेरा क्या, अगर सबके सामने मेरी नियत तुम पर बिगड़ गई तो इसलिए बेहतर तो यही है ना कि पहले ही मुझे अच्छे से फीड करवा दो, ताकि मैं नीचे तुम्हें परेशान करूं ही ना। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ मून के सीने पर रखा और फिर दूसरी तरफ से उसका ब्लाउज हटाकर उसके सीने पर अब अपने होंठ रख दिए और अगले ही पल उसके नाजुक से अंग को अपने होठों में भरकर सक करने लगा। मून ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसकी सांसों में तूफान आना शुरू हो गया। ये पहली बार नहीं था जब अखंड इस तरह की हरकत कर रहा था। जब से बेबी हुआ था तब से बेबी को फीड लेते हुए देख उसे भी पता नहीं कहां से ये शौक चढ़ गया और वो इस चीज के लिए रोज मून को परेशान करने लगा। मून की सिसकियां निकलने लगी थी। एक तरफ बेबी को फीड करवाने की वजह से उसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था, तो दूसरी तरफ अखंड की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट यूं ही अखंड लगा रहा और फिर उसने मून के ब्लाउज को वापस ठीक कर दिया। बेबी मून की गोद में ही सो चुका था और अब अखंड और मून गहरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अखंड ऊपर की तरफ उठा और उसने बेबी को मून की गोद से लेकर साइड किया और फिर उसे बेड पर अच्छे से लिटाकर मून के चेहरे पर झुकने लगा।
वो मून के होठों पर अपने होंठ रखना ही वाला था कि अचानक से दरवाजा नोक हुआ। सिद्धि उसे नीचे पूजा के लिए बुलाने आई थी। दरवाजा नोक होने की आवाज सुनकर मून और अखंड एकदम से होश में आए। मून ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अखंड मुंह बनाते हुए बोला, यार ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। एक तो पहले ही पिछले 40 दिनों से तुमने मुझे रोक रखा है। मून ने वापस उसकी तरफ देखा और उसके सीने पर अपना हाथ रख कर बोली, बस थोड़ी देर और उसके बाद आपको कभी नहीं रोकूंगी। एक बार ये पूजा हो जाए उसके बाद बेशक से मुझे जितना मर्जी प्यार कीजिएगा। अखंड गहरी सांस लेकर बोला, यार जल्दी चलो फिर इस पूजा में। जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके वापस रूम में आए और फिर मैं तुम्हारी दूसरी वाली पूजा करूं। उसकी बात सुनकर मून हंसने लगी और कुछ ही देर में अब वो दोनों बेबी के साथ नीचे की तरफ आए, जहां बेबी की नामकरण पूजा की गई और सिद्धि ने बेबी का नाम रुद्राक्ष सिंघानिया रखा। सबको बेबी का नाम बहुत पसंद आया। अखंड और मून दोनों ने सिद्धि को शगुन का नेक दिया और फिर पूजा के बाद सब लोग लंच में बिजी हो गए। मून इस वक्त सुहासिनी जी और सुकन्या जी के साथ सोफे पर बैठी थी। तभी अखंड उसके पास आया और मून की तरफ देखते हुए बोला, वो एक्चुअली मुझे एक फाइल चाहिए थी चांद, प्लीज रूम में आओ ना, मुझे वो फाइल ढूंढने में हेल्प करो। उसकी बात सुनकर मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी जानती थी कि अखंड को कोई फाइल नहीं चाहिए। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वही सुकन्या जी और सुहासिनी जी उन दोनों की बातें बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। सुकन्या जी ने तुरंत मून की गोद से रुद्राक्ष को लिया और बोली, हाँ हाँ जाओ ना मून, जाकर अखंड की हेल्प करो, उसे फाइल ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मून ने घूरते हुए अखंड की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठकर अखंड के करीब आए, लेकिन अखंड जो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पा रहा था, उसने मून के चलने का तो इंतजार किया ही नहीं। उसने तुरंत मून को अपनी गोद में उठाया और बोला, तुम बस मेरे साथ चलो, फाइल तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये बोलकर वो उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में ले गया और फिर सीधा उसे बेड पर लाकर छोड़ा। मून उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन अखंड ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, अब कुछ मत कहना, 40 दिन बहुत सुना मैंने तुम्हारा, अब बस तुम मेरा सुनना। ये बोलकर वो अगले ही पल रिमोट से दरवाजा बंद कर उसके ऊपर झुका और मून के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बेहताशा चूमने लगा। मून ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस दिए थे और फिर कुछ ही देर में उनके बदन पूरी तरह से एक दूसरे से उलझने लगे थे। और जैसे आज वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे, वैसे पूरी जिंदगी वो दोनों यूं ही एक दूसरे के प्यार में खोए रहे।